क्या आप भी आजाद ख्याल एक्स मुस्लिम हैं, इस्लाम से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें हमारी कोशिश है हर हफ्ते एक एक्स मुस्लिम की स्टोरी आगे लाना ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों को हौसला मिले आगे आने का, अपने मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत को पहचानने का, इससे बाहर निकलने का, ताकि इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा कॉमन बनाया जा सके। आज हमारा 211वां एपिसोड है और आज के हमारे गेस्ट हैं आकाश कमर। पहले कोई मुझे बता दो, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? आज जिन गेस्ट से आज हम बात करने वाले हैं, आकाश कमर से, ये पाकिस्तान से हैं और अपनी पहचान के साथ ये सच बोलते आए हैं, सवाल करते आए हैं। और अब पाकिस्तान जैसी जगह में रहकर अगर कोई सच बोले, सवाल करे, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है वो आप सब समझ ही सकते हैं। तो इनके जो सवाल थे वो इनका क्राइम बन गया। पुलिस पीछे पड़ गई, न्यूज में छा गए वहां पर, और इस्लामिक संगठन पीछे पड़ गए और फाइनली फिर इन्हें पाकिस्तान छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तो क्या इनके सवाल थे और कैसे ये मजहब के अंधेरे से निकले, वो सब जानेंगे। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहें। बाकी अगर आप भी इस्लामिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आपको बता दूं कि हमारा मकसद लोगों के प्रति किसी तरह की भी कोई हेट फैलाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको इस्लाम की सच्चाई बताकर आपको इसकी कट्टरता से बाहर लाना, ताकि जो हमारी कौम है वो भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी पुरानी जो हमारी कुछ जनरल वीडियोस बनी हैं, काफ़ी सारी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। हमारी हर एक वीडियो में इस्लाम का कोई ना कोई एक झूठ आपको उसमें उसकी पोल खोली हुई मिलेगी आपको, बहुत ही डिटेल के साथ में और बहुत ही प्रॉपर रेफरेंस के साथ में। और आप अगर कुछ टाइम से हमारा कंटेंट देख रहे हैं और ऑलरेडी अगर आपकी आंखें खुल चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आगे आएँ। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो अपनी असल पहचान के साथ आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपनी पहचान के साथ आएँ। आप केवल ऑडियो में और अपना नाम बदलकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। खासकर अगर आप फीमेल हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी कोशिश करें कि आप हमारे शो में करें ज्वाइन। ये सिर्फ देखो मेरा मानना ही नहीं है ये, बल्कि फैक्ट है। मैं फैक्ट बात बता रहा हूं कि इस्लाम में औरत के लिए कुछ भी नहीं है। औरतों को दबाकर रखना, बुर्खे में रखना, उनकी पहचान को खत्म कर देना, आधी गवाही, आधी अकल, आदमी को 4-4 बीवी अलाउड। ठीक है, औरत को तलाक देने का भी कोई हक नहीं है। आदमी अपना 3 तलाक दे के एक ही बार में फारिग हो जाता है, हलाला भी औरत का ही होगा। तो इतना कुछ जाहिलाना भरा पड़ा है कि एक वीडियो में तो कवर भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने पूरी अपनी सीरीज बना रखी है औरतों के हकूक नाम से, तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक फीमेल हैं और आपके लिए पॉसिबल है अपनी स्टोरी शेयर करना, तो आप जरूर आगे आएं। ठीक है,
और अब हम चलेंगे कमर साहब की स्टोरी की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं सीक्रेट प्रोजेक्ट की कुछ अपडेट दे देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, 1.5 महीना इंतजार करवाने के बाद प्ले स्टोर ने हमारी जो हमने अपील कर रखी थी सस्पेंशन की, उसे रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि इसमें आपको कुछ चेंजेस करने होंगे और इसको दोबारा से हमें डालना पड़ेगा प्ले स्टोर पर किसी दूसरे नाम से, नाम चेंज करके। ठीक है, मतलब जो हमारे 10,000 इंस्टॉल हैं वो जाएंगे तो कहीं नहीं, लेकिन अब दूसरे नाम से जब हमारी ऐप आएगी तो वो थोड़ा सा वो चेंज होने के बाद आएगी। तो वैसे लॉस है हमारे लिए, क्योंकि हमने 10,000 जो इंस्टॉल अचीव किए थे उसमें काफ़ी कॉस्ट भी लगी थी, टाइम भी लगा था। ठीक है, सब एफर्ट वगैरह लगे, टाइम कॉस्ट सब लगा उसमें। तो मतलब प्ले स्टोर पर ठीक है, लेकिन सेफ नहीं है पूरी तरह से। और हमने फेज 2 पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। अब हमारी ऐप का प्ले स्टोर के साथ साथ में एक लाइट वर्जन भी आने वाला है जिस पे अब हम काम कर रहे हैं, और उसके लिए हमें प्ले स्टोर की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो ऐप जो हम अब बना रहे हैं ना, फेज 2 वाला जो वर्जन हम बना रहे हैं, वो इंस्टॉल होगा सीधा आपके ब्राउजर पर। यानी आप क्रोम, फायरफॉक्स, एज, जो भी कोई ब्राउजर है आपके फोन में, आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, उसमें आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसमें हमें एक बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अब हम सिर्फ एंड्रॉयड पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर आपके पास आईफोन है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है जिसमें ब्राउजर चलता है, तो आप हमारी ऐप भी चला सकते हो। और ये एंड्रॉयड ऐप से थोड़ा लाइट वर्जन होगा, लेकिन हमारा सारा काम हो जाएगा इससे। एक्स मुस्लिम अपने फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन भेज पाएंगे अपनी वीडियोस के। ठीक है, उनका अगर चैनल डिलीट हो जाता है तो उन्हें उनके पुराने फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे इसी के थ्रू। ठीक है, सेम ऐसे ही राइटर्स वगैरह जो होंगे वो भी आर्टिकल लिख पाएंगे, वो भी अपने फॉलोअर को नोटिफिकेशन भेज पाएंगे, और वो भी अपने फॉलोअर को मेंटेन रख सकेंगे। ठीक है, और लोगों को भी इससे ये फायदा होगा कि आपको एक समरी रिपोर्ट मिलेगी एक्स मुस्लिम वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जो अभी हमारे 10,000 इंस्टॉल हैं, अगर आपने किसी ने इंस्टॉल कर रखी है हमारी ऐप, तो आपको पता होगा कि हर हफ्ते संडे के दिन आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, और उसमें पूरे हफ्ते किस एक्स मुस्लिम ने किस किस चीज पे वीडियो बनाई है वो सब आपको लिस्ट मिलती है। तो वो आपको मिलती रहेगी आगे भी। ठीक है, ऑफलाइन एक्सेस भी देंगे हम, लेकिन उसमें थोड़ा लिमिटेड होगा, उतना बड़े लेवल पे नहीं होगा जितना हमने अपनी एंड्रॉयड ऐप में दिया। ठीक है, तो हमारी जो ये मूवमेंट है, इसको अब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रूल रहेंगे, लेकिन वो हमारे अपने रूल होंगे। भाई, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई नफरत नहीं फैला सकता, अब्यूज या इंसल्ट अलाउड नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस्लामिक कट्टरता का क्रिटिसिज्म पूरी तरह से अलाउड होगा। ठीक है, बाकी देखो, प्ले स्टोर में मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहां पर हमें बिलियंस ऑफ लोग हमें मिल सकते हैं। बहुत सारे हमारे मोमिन भाई वहां से इंस्टॉल करके और ये नॉलेज ले सकते हैं। जो कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो नॉलेज वो ले सकते हैं। तो मतलब वो बहुत अच्छी चीज है। तो खैर, जो चेंजेस प्ले स्टोर ने अभी हमें बताए हैं वो करके हम उसे जल्दी दोबारा लॉन्च करेंगे। लेकिन साथ साथ हमारा फोकस अब ये इंडिपेंडेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, ब्राउजर बेस्ड इंस्टॉल है, उस पर भी रहेगा। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। जो हमारी एंड्रॉयड ऐप होगी वो रहेगी हमारी, उसमें कुछ हम मतलब उसको हम लेके चलेंगे हमारी पॉलिसीज प्लस प्ले स्टोर की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए। ठीक है, और जो हमारी किसी भी ब्राउजर पे जो इंस्टॉल हो जाएगी हमारी ऐप, उसमें किसी का कोई, वहां पर किसी का कोई वो नहीं चलेगा कि भैया हमारे ये तुमने फॉलो नहीं किया, ये फॉलो नहीं किया। वहां पर सिर्फ हमारे रूल्स रहेंगे अपने। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपनी इस मूवमेंट को इसके थ्रू चला सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हम ऑप्शंस को लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो जरूर करें। हमारे प्रोजेक्ट का नाम दीन फ्री है, हमारी ऐप का नाम भी दीन फ्री था, जो कि अभी फिलहाल हट गई है प्ले स्टोर से, लेकिन अब बहुत जल्दी वो दोबारा आएगी, छोटा मोटा सा चेंज होकर वो दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप दीन फ्री प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करते हैं तो आप QR, पेट्रियन, पेपाल जैसे भी आप सपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आप या तो दीन फ्री लिख दें या प्रोजेक्ट लिख दें, काफी है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अपने आज के शो की तरफ, और हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर कमर आकाश से। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये वहाँ की न्यूज़ में भी छा गए थे, तो पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ
ताकि आपको पता चले कि वहाँ इनकी कितनी डिमांड है पाकिस्तान में। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ नूर हसन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ये गुस्ताख कमर आकाश का नाम ECL में शामिल किया जाए, मुश्तरका एलामिया। तफसीलात के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत एक्शन कमेटी जिला साहिवाल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन ने मरकजी सूबाई और ज़िला हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि गुस्ताख कमर आकाश का नाम ECL में शामिल किया जाए। इस गमाश्ते की गुस्ताखियां ज़बानें ज़द-ए-आम हो चुकी हैं। मुसलमानों के जज्बात मजरूह होने लगे। इस मलून की आज़ादी इस्लामिया के गुस्से को हवा देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानिबदारी है। गुस्ताख की हौसला अफजाई तस्लीम नहीं करते। हम अरसा 5 साल से ये मुकदमा कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, पैरवी जारी रखेंगे। कानून हाथ में लेने को यकीन नहीं रखते। गवाहान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारे आकाश कमर साहब हैं, ये पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड हैं और वहाँ की मीडिया में काफ़ी ज़्यादा नाम है इनका और इन्हें ढूंढा जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं इन्हें ऐड करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमर साहब। थैंक यू। तो कमर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करें हमारे साथ में और हमें ये भी बताएं कि क्या कुछ आपने ऐसा किया वहाँ पे जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वहाँ पे। आपको पुलिस भी वहाँ के ढूंढती फिर रही है और काफी कुछ आपने कुछ ज्यादा बड़े कांड कर दिए, न्यूज से तो ऐसा ही लग रहा है। एक्चुअली ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपकी टीम के लिए थैंकफुल हूँ मैं कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये बड़ा मुश्किल काम है जो आपने शुरू कर रखा है और मैं वैसे आप लोगों को आपकी हिम्मत की जितनी दाद दी जाए कम है। अगरचे मैं तो दलेर हूँ ही, खुद को समझता भी हूँ और हूँ भी, लेकिन आप लोग भी जो है कोई खासा कम काम नहीं कर रहे। और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे जो है बुलाया यहाँ पे। इससे पहले मैं सर नीरज अत्री साहब के भी दे चुका हूँ इंटरव्यू और वो काफी लंबा रहा था हमारा। लेकिन आपका जो सवाल है कि इसको ये कब और कैसे शुरू हुआ और क्या मामला था, एक्चुअल में हुआ क्या, ये जैसे आपके शुरू में भी आपने वो जो अपने प्रोग्राम का जो तारफ दिया है उसमें ये है कि आखिर क्या वो हालात होते हैं जिसकी वजह से कोई अपना मजहब छोड़ देता है, या इस्लाम के ज़िमन में हम बात कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे घर वालों ने मारा और मैंने मजहब छोड़ दिया, या ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी ने लालच दे दिया या कहते हैं वो इसराइल ने का एजेंट है। यानी वो पाकिस्तान में ये आम रवाज है कि अगर कोई बंदा ज़हीन है या वो आपको यहूदियों का एजेंट है या वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। यानी मैं कहता हूं कि ज़हीन होने के लिए तो एजेंट होना लाजमी है ये यहूदियों का पाकिस्तान। यानी ये जो बात है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ये इंटेंशनली, यानी खालिस्तान मेरा जो केस है या मैं जो हूँ, मेरी जो केस स्टडी है वो आप इस तरह देख सकते हैं कि मैंने जानने के बाद इसके साथ सहमति नहीं जताई। यानी ये मैं खुद से ये समझता हूँ कि जब मुझे पता चल गया कि रिलीजन जो है, उसको स्टडी करने के बाद अंदाजा हुआ कि ये प्रैक्टिसेबल नहीं, ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है और इस पर अमल करके तो आप किसी तरह भी एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। अब तो नहीं बन सकते, दौरे हाजिर में तो नहीं बन सकते। अगर मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ और मुझे मजहब चूंकि समाज का ही एक अदारा है, सोशियोलॉजी का ही एक टॉपिक है, लेकिन मजहब को मैं समझता हूँ कि ये एक अदारा इंसान ने बनाया था इसको ताकि किसी तरह इंसान को या आवाम को कंट्रोल रखा जाए इस पर और अमन किसी तरह बहाल रखा जाए। मैं समझता हूँ जदीद रियासतों के बन जाने के बाद इसकी जरूरत नहीं रही। अब तो ये वो ग्रीस है जो कभी किसी ने लगाई थी कि पुर्जा रवा रहे, चलता रहे, लेकिन अब वो चल चल के वो ग्रीस खुद भी वो मिट्टी पकड़ पकड़ के वो खुद ही रेगमार बन जाती, वो खुद ही काटने लग जाती पुर्जे को जब इतनी गंदी और मैली हो जाती। तो अब मज़हब का ये हाल हुआ। पर
तो जो कभी तो उनकी इफादियत होगी, समझ आती है कि जब वो बने होंगे वो नेकी की बुनियाद पर ही बने होंगे। तो मैं एक्चुअल में 2017 की बात है, जब मैं अपने इलाके साहिवाल, मिंटगमरी जो है पंजाब में शहर है, जिला डिवीजन है अब तो, वहां पर मेरी सुकूनत थी तब, और मैं पढ़ रहा था इस्लाम को। वहाबी तहरीक से, मेरी सारी फैमिली वहाबी थी, अहले हदीस लोग, सल्फी लोग। अच्छा। और उसको मैंने बड़ा कीन ऑब्जर्वेट किया हुआ है, समझा हुआ है। जो इस्लाम, वो कुरान और हदीस से खालिस्तान सारी चीजें वो लेते हैं। यानी ये मुझे थोड़ा आसान हो गया कि भी वो उनका जो तरीका है, तर्ज है, उसमें थोड़ी बहुत अकल का इस्तेमाल वो करते हैं। यानी वो कब्र परस्ती नहीं करते, या वो तवीज गंदा वगैरह को वो नहीं मानते, थोड़ा सा अकल का एलिमेंट उनमें है। तो वो मुझे ये थोड़ी सी आसानी हो गई थी कि लॉजिक्स का यूज करना तो मुझे घर से ही सिखाया जाता मजहब के मामले में। तो वो ही मेरी अम्मी जो है, ये इस मामले में वो काफी, उन्होंने मुझे काफी जो है शुरू शुरू में ये चीज सिखाई थी कि आप कोई भी चीज, कोई दुरुस्त होना ये जरूरी नहीं है। कोई भी चीज पर तनकीद की जा सकती है, पढ़ा जा सकता है, सोचा जा सकता है। लेकिन ये बात तो उन्होंने भी नहीं सोची थी कि मैं इतना इसी कुलिये को अपनाता हुआ आगे निकल जाऊंगा कि ज्यादा ही आगे आगे निकल निकल जाऊंगा। जाऊँ। हाँ, तो अभी अम्मी बोलती हैं कि ये तो ज्यादा हो गया। तो कहने का मकसद है कि वो, उन्होंने मुझे बताया था कि दीन के अंदर अंदर जो है वो इस्लाम के अंदर अंदर रहते हुए आप लॉजिक्स को यूज करें। तो मैंने उसी लॉजिक्स को, जो मंतक मैंने समझी उसको, मैंने इसके लिए सबसे पहले ये अपोलॉजी जो इस्लाम के बारे में लोग कर रहे थे, सर सैयद अहमद का काम पढ़ा, गुलाम अहमद परवेज साहब को पढ़ा, जुवेद अहमद गामदी साहब जो हैं उनका काम भी मेरी नजर से गुजरा है। यानी पहले मैं डिफेंस करता रहा हूँ, लोग ना, खुद लोगों को बताता रहा हूँ, ये जो लादीन लोग हैं या दीगर पादरी क्रिश्चियन हैं या दीगर लोग जो इस्लाम पर सवाल उठाते, तो मैं अपनी तरफ से डिफेंस करता। तो ये डिफेंस से काम शुरू हुआ। यानी मैंने पहले शुरू किया कि लोगों को बताऊं कि नहीं नहीं, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, नहीं नहीं आपको गलत समझ आई है, नहीं नहीं ये तर्जमा ठीक नहीं कर रहे लोग, नहीं नहीं ये मौलवी का इस्लाम है, ये गलत है, असल ऐसा नहीं है, असल कुछ और है। वो क्या है वो सिर्फ मुझे पता है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो यानी वो पहले मैं भी ये कोशिश करता रहा। और इसके लिए जो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स ग्रुप है इस टाइम, जो इसी टाइम भी वो चल रहा है, 16 पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स, 16, यानी वो 16वां ग्रुप है। 15 बैन हो चुके हैं, अब 16वां हाँ, बना वो हुआ है। बैन होते रहते हैं। हाँ, एक तो बैन हो वो जाता है फिर अभी अगला बन जाता है। अगला बन जाता है। तो वो 16 नंबर भी रिसेंटली उन्होंने बनाया। तो वो तब हुआ करता था। और 2017 में जब मैंने इसको ज्वाइन किया, तो मैं वहां पर लोगों को जवाब दिया करता था कि इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, आपको समझ नहीं आई, आप तासुब करते हैं, आप जाहिल हैं, आप समझना नहीं चाहते, आप जानवर हैं, फलां ढमका। तो ये डिफेंस में करता था इस्लाम का। लेकिन जब मैं किसी बात का डिफेंस करता था ना, अंदर से मुझे भी ये होता था कि यार ये बात कोई ना बनी नहीं। तो बोले को तो मैंने किसी तरह मुतमिन कर लेना बात करके, या चुप करा देना चरब जुबानी से। लेकिन बात बाद में सोचनी अकेले में कि यार ये जो बात मैंने उसे की है, ये कोई बात जो आप खुद जची नहीं सेटिस्फाइड है। नहीं है उससे। खुद हाँ, यानी मैंने वो जो तवील में कर तो देता था। जैसे एक जगह है ना, मुझे किसी ने पूछा था ग्रुप में, तो मुझे उसने कहा कि जी, मैंने कहा जी कुरान में कहीं तजाद नहीं है, यानी दो बातें आपस में टकरा नहीं रही होंगी। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं उसने करेगी। मुझे कहा कि कुरान में है, ये सूरह अहज़ाब है, 33 नंबर सूरत है, उसमें एक जगह लिखा है कि ये नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, दूसरी जगह लिखा है कि ये पैगंबर किसी के बाप नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? यानी बीवियां माएँ हैं और खुद बाप नहीं बन रहे किसी के। अच्छा, मैंने उसको डिफेंस में ये कहा कि यार वो एहतराम में माएँ, तो कहता यार एहतराम में बाप भी तो हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, जब मैं कहूँ यार वो एहतराम में, वो असल में नबी आगे नबूवत चलानी नहीं थी ना असल में, तो वो इसलिए वो किसी के बाप नहीं। कहता ठीक है, एहतराम में वो माएँ हैं ना। मैं कहा, वो कहता पक्की वाली माएँ है ना, उसकी शादियां भी नहीं आगे हो सकती। मैंने कहा हाँ। कहता इसी तरह बाप भी तो एहतराम में हो सकता। बाप भी बाप हो नहीं सकता है। है। हाँ, यानी एहतराम में बाप क्यों नहीं, उनको एहतराम की जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये मैंने अपनी तरफ से डिफेंस तो कर दिया, लेकिन घर आके मैंने सोचा कि यार ये बात जो मैंने अपनी तरफ से डिफेंस किया, ये कोई बात जची नहीं। तो खैर, इसी तरह के वाकयात, कई मिसालें हैं। आपका टाइम चूंकि बहुत कम है, मैं कवर कर रहा हूँ बहुत सारी इसी तरह की मिसालें, जो मैंने खुद को कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है,
थोड़ा बहुत हो, जैसे वो नसीब फिल्म में कहता है कि यार थोड़ा बहुत हो तो मैं रफू कर दूं, कहता मास्टर रफू कर, कहता यार थोड़ा बहुत होता तो मैं कर देता हूँ, तूने तो वो फाड़ ही दिया सारा, तो उसमें मैं क्या रफू करूं कि शेर इधर गया तो गोली भी इधर गई, शेर रुक गया तो गोली भी रुक गई, अब इस बात का मैं कितना का रफू करूंगा। तो वो बात है, थोड़ी बहुत हो तो रफू हो जाती है, लेकिन अब इतने ज्यादा चीजें हैं, उनको पैच हर जगह से है, तो इतनी ज्यादा चीजों की तवील करने की जो है वो, मैं समझता हूँ कि जब कपड़ा इतना ज्यादा खराब हो जाए तो फेंक देना चाहिए, उसको क्या रख के लीकेज करना। बहुत ज्यादा है और कितने टैप लगाओगे, हाँ, आप एक जगह टैप यही बात लगाने मैं जाते हो दूसरी जगह से लीकेज दिख जाती है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अब इतना ज्यादा एक चीज खस्ता हाल हो गई है, तो क्या जरूरत पड़ी है कि उसी के साथ माथा फोड़े जा रहे हैं। तो मजहब छोड़ने की बुनियादी वजह यही बनी कि मैं समझ गया था कि ये दौरे हाजिर में अपनी जमानी अफादियत खो चुका है, यानी अभी ये उस तरह वैलिड नहीं रहा। आज इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप महजब दुनिया में जूते पड़ेंगे आप, जब आप लोगों को कहेंगे कि जो अल्लाह जीना यूमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और उस पर आखिरत पे ईमान नहीं लाते, वो कातिल करो उन लोगों को। तो ये जैसे ही आप ऐसी बात करेंगे, या जजिया दें, ये या वो हम सागीरून छोटे बन के रहें, छोटे बन के तो रहे। छोटे बन के रहें, तो ऐसी बात अभी आप प्रैक्टिस करें, कोई कर सकता है, कोई रियासत कर सकती है कि वो दूसरी कौमों पर जाके ऐसा करे, तो वो क्या अच्छी लगेगी? तो कभी भी वो ज़ाहिर, अब यूएन बन जाने के बाद, ह्यूमन राइट्स डिफाइन हो जाने के बाद, और उस पर 193 ममालिक के साइन आ जाने के बाद, आज महजब दुनिया में इस सब की जगह नहीं है कि आप जिजिया लें दूसरे के अकीदे का, उससे टैक्स लें। अच्छा, कहने का ये है कि मैंने इसको समझा कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको प्रैक्टिस किया जाए, अगर करेंगे तो वो खुद ही तंग होंगे मजहब। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, तो चूंकि मैं एक्टिव था फेसबुक पे, लॉजिकल रिलीजन के नाम से मेरा ग्रुप भी था, उस पर मैं एक्टिव था, काम कर रहा था, आर्टिकल्स लिखता था। आज भी मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो मैं आपको थोड़ी देर में भेजूंगा, है उर्दू में, जरा उसको कर लीजिएगा, इंग्लिश में देख। अच्छा अच्छा। तो वो जैसे ही वो पब्लिश होते फेसबुक पे, तो अहले इलाका, गलती मुझसे ये हुई है कि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि भी पाकिस्तान में कोई इतना खतरनाक कानून मौजूद है कि वो आप कुछ कहेंगे तो वो बुरा हो सकता है मेरे साथ। और कोई मुझे कह भी नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई कानून मौजूद है और उस पर तुम पकड़े जाओगे, उसमें सजाए मौत होती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। बस अचानक से हुआ कि लोगों ने जाके मौलवी साहब से मशवरा किया, इलाके के मौलवी साहब थे, ये जो आपने वीडियो में भी देखे, कारी उस्मान साहब, उनसे मुशावरत की कि ये जो लड़का है, ये अपने इलाके में लिखता है ये फेसबुक पे, हमें तो इसकी समझ नहीं आती कि आप इसका कोई जवाब दे सकते हैं किसी बात का, ये क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, इसकी बातें जो है वो समझ से बाहर। उन्होंने कहा कोई ये तो तौहीन है, तो बड़ा खतरनाक काम ये कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये फिर अगर ये इतनी बुरी बात है तो फिर हम इसको गोली मार देते हैं, ये रात को देर रात तक होता है वहां पे, मेरी शॉप जो थी उस मार्केट में। अच्छा। कहते हम गोली मार देते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा नहीं, इसको आप कानूनी तरीके से हैंडल करें, क्योंकि मिशाल खान का कत्ल भी थोड़े दिन पहले ही हुआ था कहीं, और वो माहौल में थोड़ा गर्मी थी। ये बातें बाद में पता चली जब मैं जेल गया, कभी मैं कत्ल क्यों नहीं हुआ, मॉब लिंच क्यों नहीं मेरे साथ हुआ। अच्छा, वो उन्होंने कानूनी तौर पर पुलिस को फोन करके मुझे अरेस्ट करवाया। मैं 1 माह 22 दिन मुझे इन्होंने गैर कानूनी तौर पे पुलिस ने बंद रखा, ना कागजों में लिखा कि मैं गिरफ्तार हूं, ना जेल भेजा, ना कुछ, बस मुझे कहीं नामालूम जगह पे बंद कर दिया, और वहां ना मुलाकात की इजाजत थी, ना कुछ भी करने की नहीं। यानी बाल बढ़ गए, नाखून बड़े हो गए, सूट जो पहना हुआ है वो गंदा हो गया। 1 माह 22 दिन जब बंदा रहे तो क्या हालत उसकी हो जाती। सर्दियों के दिन थे, नवंबर में गिरफ्तार हुआ। फिर बिल आखिर उन्होंने मुझे जेल जब भेजा 28 दिसंबर को, तो 2017, तो केस जो है वो 1.5-2 साल चला ही नहीं। 1.5-2 साल इन्होंने वो गवाहियां ही शुरू नहीं की। उसके बाद इन्होंने पुलिस को समझ आई कि ये केस जो है FIA का है, तो उन्होंने, ये नहीं, ये साइबर क्राइम था, हमने मुकदमा गलत दर्ज कर दिया है लोगों के प्रेशर में आकर। तो ये डोमेन जो है साइबर क्राइम की FIA के पास थी। तो फिर बाद में केस FIA के पास चला गया, तो मुझे साहिवाल से लाहौर शिफ्ट कर दिया। तो दूसरे अदारे ने अलग से एक नई FIR कर ली, 2 FIR हो गई सेम एक वाक्य में, और दोनों एक्टिव हैं अभी भी। और उसको हमने चैलेंज भी किया कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, ये एक हुआ है तो एक रखें, एक को कैंसिल कर दें। तो कहते नहीं, ये हमने दोनों ही रखने, दोनों ही चलेंगे।
हालांकि ये ना पुलिस रूल है ना ये वो है ये ज़ाब्ता फौजदारी, कुछ भी नहीं है, बस मेरे मामले में चलाए जा रहे थे, दोनों ही चलाने। हालांकि हर शहरी का ये हक है कि उसको एक जुर्म में 2 बार सजा ना हो, डबल जेपर्टी बोलते हैं कानून में। डबल जेपर्टी से तहफ़्फ़ुज़ दिया है हर आइन ने, लेकिन मुझे वो नहीं देते, वो कहते नहीं दोनों ही चलाएंगे। खैर यही वजह है कि मुझे जब भी बेल रखनी पड़ी दोनों FIRs में रखनी पड़ी। यानी जब भी मैंने बेल की एप्लीकेशन रखी, मैंने तकरीबन 10 बार बेल एप्लीकेशन दी, सेशन हाई कोर्ट, सेशन हाई कोर्ट, सेशन वाले खारिज कर देते, हाई कोर्ट ले जाता, हाई कोर्ट जाता तो वो मुझे कहते कि आप डायरेक्शन ले लें, 2 माह में फैसला करवा देते हैं आप पर। डायरेक्शन वो दे देते थे सेशन को कि इसका 2 माह में फैसला कर दो। अब 14 लोग गवाह थे केस में, तो 2-3 बार डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दी, ऐसे ही बेल लेकर गए उन्होंने, हमसे विड्रा जबरदस्ती करवा के डायरेक्शन दे दी सेशन को। और तीसरी बार जब मेरे वकील साहब वो थे, सरकारी थे मेरे पास, मेरे कोई वकील मिल नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने ही मुझे वो वकील जो है करवा दिया हाँ, था। सरकारी वकील हो गया आपका। हाँ, वो सरकारी था मेरा, वैसे कोई बंदा केस नहीं ले रहा था। जो भी लेता था वकील, वो पहली डेट पे पेश होता था, जैसे ही उसे पता चलता था कि मौलवी आ जाते हैं ढेरों ढेर मुखालिफ, और वो उसको भी आगे डराते हैं कि तू जब मरेगा तुझे जन्नत में हुरें नहीं मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वो केस छोड़ के भाग जाता। अरे हाँ, वहां पर वो एक जाहिर जज पे भी तो अटैक करा था अभी कुछ टाइम पहले। मैं कह रहा हूँ कि जज को वो डराते थे ना जब वो मुखालिफ, वो बड़ा माफिया बना हुआ उधर ये, इस जो लोग, बल्कि अब तो लोग खुद ही मुकदमे करवाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, पैसा लेते हैं और फिर छोड़, अब तो ये पूरा बिजनेस बना। तो ये वो मुकदमा जब मैं जेल जब गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो अंदर पूरा माफिया है, वकला का, जजेस का, FIA, पुलिस, ये सब लोग मिले हुए हैं। इनके पास मटेरियल मौजूद भी है, जो बंदा कोई पकड़ा जाए उसका मामला इतना शदीद नहीं है तो अपनी तरफ से डाल देते हैं कि ये उसने शेयर किया। तो वो इस तरह के केसेस भी मेरे पास हैं। तो साथ ही क्योंकि वार्ड एक थी, एक ही वार्ड में जो इसी सेम हुए के लोग आते, तो वो पता था कि किसका क्या केस है। एक बंदे की वर्थ ही नहीं है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि जिंदगी कहाँ गुजर रही है, उस पर भी केस, वो बेचारा, इस तरह के मामला भी हुए। एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उस पर केस है, 12 साल से 13 साल से वो अंदर बैठा हुआ है, ट्रायल चल रहा है, ना सजा है ना बेल है ना कुछ। हाँ 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 हाँ। तो मैंने तो बार बार, असल में खुद भी मैं लिटरेट था, वेल वर्स था, तो मैंने बार बार प्रैक्टिस किया बेल को, 8-10 बार। तो फिर तीसरी बार हमने जो है ना हाई कोर्ट से खुद कह के कहा कि अगर बेल नहीं लेनी तो आप खारिज कर दें, हम विड्रा नहीं करेंगे। फिर वो उन्होंने खारिज कर दी, कैंसिल कर दी बेल। फिर हम उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो बेल रखी। हमारे पास वकील नहीं था कोई, लेकिन हमने क्या किया कि किसी वकील का वकालतनामा लेके साथ लगा के एक दफा फाइल कर दी। जब 4 माह बाद हमारी बारी आई हेयरिंग की, तो अम्मी गई और साथ में मेरे वही जो गवर्नमेंट लॉयर थे इरफान जवेद साहब, वो गए। तो उन्होंने हमें नहीं सुना, उनका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट डेट्स को 7-8 माह बाद निकली, तो फिर जजेस को खुद ही पता नहीं क्या दिल में आई, तो उन्होंने मुखालिफ वकला से कहा, ये तब तक मुझे 4-4.5 साल 5 साल तकरीबन गुजर गए जेल में। मुखालिफ वकला से उन्होंने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप आसिया मसीह के पीछे भी लगे हुए थे, आप इसके पीछे भी लगे हुए, अब क्यों चाहते हो कि ये वो सेम वकील, वही सेम जत्था है, ये हर बंदे पर वो सेम यही काम कर। उन्होंने कहा, जजेस ने उनको कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं समाज से, आप क्या दे रहे हैं, आपको पता भी है। कहते सर देखो तो सही, इसने क्या लिख दिया, ये कह दिया वो कह दिया। जजेस कहते कि इसने जो बेल की पिटीशन रखी है ना, वो इसने इस ग्राउंड पे रखी है कि मुझे जेल में 4 साल हो गए हैं, ना मेरा फैसला हुआ है, ना मुझे सजा हो रही है, ना बेल हो रही। कानून कहता है 2 साल में फैसला होना जरूरी है, तो आप क्या कर रहे हैं 4 साल। कहते हैं हमने गवाहियां करवाई हैं 4। कहते 14 गवाहियां इस हिसाब से तो आप 14 साल लगा देंगे, इसलिए हम बेल दे रहे। तो बेल के फैसले में उन्होंने लिखा भी जजेस ने कि इट्स अ फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस बाय अक्यूज पर्सन, मुलजिम की तरफ से ये फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस का मामला था, और इसको इन्होंने तौहीन का बना दिया है। फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है वो ट्रायल कोर्ट करे कि ये तौहीन की जिम्मन में आता है। और इसके बाद मुझे बेल दे दी गई। वहां से जैसे मुझे बेल मिली, मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया और किसी थर्ड पार्टी मुल्क में, फौरन तो मैं नहीं जा सका किसी और जगह, लेकिन किसी और जगह में आके पनाह ले ली। और यहाँ पर अब मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अभी यहाँ पर एक बेटी भी हमारी हुई है, और हम दोनों तीनों पहले यहाँ पे अभी रह रहे हैं, और इस इंतजार में है कि कभी हमारा केस UN में अब लगा हुआ है, जैसे कोई उनकी तरफ से हेयरिंग के लिए
मुकर्रर होगा तो वहां हम्म पर भी कुछ हो। ये एक मेरी मुख्तसर दास्तान थी जो मैंने हम्म, आपके लिए। जी। अच्छा, इसमें कोई भी अभी फिलहाल आप बता दूं आपको, कोई भी आप करंट लोकेशन की आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर ना करें, ठीक है। मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो आपने लिखा था जिसमें वो गुस्ताखी उन्होंने कहा था कि ये तो गुस्ताखी है, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या था उसके अंदर, हाँ, एक ऐसा मेरा क्या लिखा था आर्टिकल था। आपने? एक मेरा हम्म आर्टिकल था कि क्या खुदा माजूरों का मुजरिम है। यानी वो हम्म प्रॉब्लम ऑफ इवल, एक फिलोसफी का प्रॉब्लम ऑफ इवल है, मसला है शर। उसके ऊपर हम्म वो था कि जो कायनात में हम देखते हैं कि इतनी तरह से शर फैला हुआ है, हम्म और अगर कोई अक्लमंद हस्ती ने इसको बनाया है और सोच समझ के बनाया है और वो चला रही है, ऑर्गेनाइज भी कर रही है, तो हम्म फिर ये जो दुनिया में शर है, जल्जले हैं, बीमारियां हैं, या बच्चे मजदूर पैदा हो रहे हैं, या जो, हम्म इसका जिम्मेदार भी खुदा है। और अगर जिम्मेदार हम्म उसका खुदा है तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है खुदा के पास? यानी अगर हम्म खुदा एक नेक खुदा है और ताकत और कुदरत रखता है हर चीज करने की, हम्म और वो नेक होने हम्म का भी दावा करता है कि मैं खैर का खुदा हूँ, तो फिर ये हम्म बात जस्टिफाइबल नहीं है कि मसला शर्ज है। क्योंकि अगर वो चाहता है कि बुराई खत्म हो जाए और कर नहीं सकता हम्म बुराई को खत्म, तो फिर वो कादर मुतलक नहीं, ओमनी पोटेंट नहीं हो सकता। हम्म अगर वो बुराई को खत्म कर सकता है लेकिन चाहता नहीं है, फिर वो नेक खुदा नहीं हो सकता, खैर का खुदा नहीं हो सकता। अगर वो कर हम्म भी सकता है, कर भी नहीं रहा, यानी हम्म कर सकता भी है, ताकत भी है और करना हम्म चाहता भी है, फिर बुराई क्यों हम्म मौजूद है? हम्म तो यानी ये जो मसला शर है, इसका जवाब जो है वो मजहबी तबका के पास माकूल जवाब नहीं है। देने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ वो हम्म कह देते हैं। अब कुछ ना कुछ तो जैसे कोई बंदा पूछ ले 2 + 2 क्या होता है, तो कुछ ना कुछ कह दें, 5 कह दें, 7 कह दें, 10 कह दें, कोई ना कोई जवाब तो वो देते हैं, लेकिन वो दुरुस्त जवाब नहीं होता। तो ये हम्म बात है कि इनको कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑफ इवल के ऊपर ही वो मेरे आर्टिकल थे उन दिनों, उनका ये हम्म बुरा मान गए। वैसे भी इन्होंने ना, ऐसी हम्म हसास कम्युनिटी है ये, दुखने के लिए दिल दिल जो है हर टाइम हाथ में रखा होता है। कोई बात कर लेंगे, हमारा दिल दुख गया, दिल बिना दुख पूछे जाता भी है, इतना सही। ही तुम्हारा दिल है, हर टाइम दुख रहा है, तो बात भी नहीं करने देते। तो ये एक मैटर हुआ था जिसकी वजह से मेरी तो खैर पूरी लाइफ ही जो है वो इस सानहे की वजह से जो है वो बदल गई। हम्म हम्म पहली जो वाइफ थी वो भी मुझे छोड़ के चली गई, एक बेटी भी थी मेरी उनमें से। अच्छा, और अब 3 साल मतलब इससे जाहिर पहले आपकी है एक शादी हो गई थी, ओके। शादी मेरी थी तब। और जब मैं जेल में गया हूँ तो 3 माह की बेटी थी मेरी, वो बहुत छोटी सी बच्ची थी। जब मैं निकला हूँ 4-5 साल बाद, तो वो मैंने कांटेक्ट किया, तो वो वाइफ मेरी जो है और उनके जो पेरेंट्स थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे, कह रहे थे रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको हम्म लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, तो हम अपनी बच्ची को जो है नहीं। तो हम्म फिर अलैदगी हो गई थी, उनको भी छोड़ना पड़ा, यानी वो भी एक लॉस मेरा हुआ है इसमें। हम्म और वो उसके बाद फिर मुझे नए सिरे से दोबारा शादी करनी पड़ी। और वो जहाँ हम्म शादी मेरी दोबारा हुई, उन लोगों ने भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया मेरी अम्मी के ऊपर के भी आपने मदद कर रही हैं, काफिर की शादी करवा रही हैं एक मुसलमान लड़की से, जब हम दोनों अच्छा। को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों हम्म शादी कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, लेकिन हम्म वो कर ली है, बल्कि कोर्ट ने भी रजिस्टर कर लिया निकाह को। हम्म और पेरेंट्स ने जो है वो कुल्हाड़ी से वार करके मेरी कातलाना हमला करने, मारना चाहा, गले से यहाँ पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो अंगूठा कट गया, हाथ में परस था वो कट गया। फिर अच्छा। उन्होंने कुल्हाड़ी जो है जाते हुए पाँव में मार दी, यानी टखने तक हाँ। जो है, घुटने से लेकर टखने तक सारी रान जो है उन्होंने चीर दी थी। वो अरे फोटो भी यहाँ पे लगाने वाले नहीं है, लेकिन वो, वरना मैं हम्म आपको वो भी भेजता तो आप लगाए। वैसे वो नीरज हम्म अत्री साहब ने लगाई है, मेरा ख्याल उनको कोई रिपोर्ट किसी ने नहीं मारी है, यूट्यूब ने नहीं। हम्म तो कहने का मकसद ये है कि हम्म वो हम्म इस तरह भी, वो ये भी एक नुकसान मेरे, वो अम्मी अब शुगर की मरीज है, लेकिन वो जो जख्म है वो हम्म छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, सारी टांग ही हम्म, चीर दी है ऊपर से रख के नीचे के। अरे और सिर्फ मजहब की वजह से जब ये, मतलब जब आप जेल में थे ये मतलब तब किया था या मतलब? नहीं नहीं, मैं निकल आया, निकलने के बाद मेरी वाइफ अच्छा, वो घर शादी नहीं शादी आई। के उसमें, हाँ हाँ। दूसरी शादी के मैटर में वो भी मजहब दूसरी बना शादी के लिया मैटर में। उन्होंने कि इस पर मुकदमा है, इस पर हम्म ये तौहीन रिसालत का मुकदमा है इस पर, और ये मुसलमान नहीं है, ये खुद भी कहता है मैंने इस्लाम छोड़ दी। तो हम्म वो फिर कह रहे थे कि हमारी बच्ची तो मुसलमान है, हम तो मुसलमान है, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं देंगे। तो बच्ची हम्म कह रही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है इस सब से, बल्कि मैं, हम्म मुझे आप किसी मुसलमान से ब्याह देंगे तो मैं तंग होंगी सारी जिंदगी, मैं खुद ऐसा ही सोचती हम्म हूँ जैसा ये हम्म सोचते हम्म हैं। मुझे वो कहते तुम चुप करो, तुम चुप करो, तो उसको बंद कर दिया, घर में ताला लगा दिया।
तो फिर कोर्ट से अच्छा। जाके बात की तो अदालत ने उसको प्रोड्यूस करके पूछा कि कहाँ जाना है, तो फिर उसने कहा मैंने इधर जाना है। तो हम्म उस दौरान जो है वो उन्होंने अदालत में जो लड़की के पेरेंट्स थे उन्होंने मेरी अम्मी पर कातलाना हमला हम्म किया कि उस उन्होंने हमारे निकाह में मदद की, सपोर्ट की। मैं तो दुबई हम्म था, सारा ऑनलाइन निकाह हुआ था हमारा, तो मुझ पे हम्म हमला करते या वो, लेकिन उन्होंने, हम्म अम्मी ने अदालत से लेने जाना था, रास्ते में उन्होंने रिक्शे में ही हमला कर दिया। हम्म। तो वो मतलब तो आपकी वाइफ ऑलरेडी पहले से ही उनके ख्यालात आपसे मिलते जुलते थे, हाँ ऑलरेडी इस मिलते वजह से। जुलते हैं, वो मेरी तरह ही सोचती हैं। हम्म। शादी भी हमने इसी वजह से की है कि चलें, ये तो नहीं होगा कि मैं घर में कोई ठोकर लगी है, गिरने लगा हूं तो वो समझे किसी ने जादू कर दिया, तो वो हम्म तवीज किसी ने डाल दी है हमारे खिलाफ। वो यानी ये एक अपने तरह, ये एक अलग अजियत है कि अगर आपके जो घर वाले हैं वो इस तरह की चीजों पर मानते हैं और इस तरह की हम्म चीजों पर यकीन रखते हैं, तो वो जी भी हिसाब से किताब लगाते रहते हैं कि यहाँ पर वो सितारा आप पर ठीक नहीं हम्म है, वो उसका असर गलत पड़ रहा है। बंदा पूछेगा यार दौरे हाजिर में जियो, कब के हम्म सितारे जो सितारे, जिन सितारों को अपना नहीं पता कि उन्होंने कब हम्म गिरना है, कहाँ घूमना है और कब टूट जाना है, कब नया बन जाना है, तो उन्होंने हमारे हाल की क्या खबर देनी। सही बात है। बात ये है कि हम्म भी जो इस तरह सोचता हो, मेरा एक अफसाना भी था, इस पर मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी कि हम्म एक जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है लड़का, हम्म तो उसे बोलता है कि मैं बड़ा डिप्रेस हूँ इसमें, कि मेरी हम्म जो वाइफ है, जब मैं घर आता हूँ तो वो कद्दू जो है उसको उन्होंने धागा डाल के बांधा होता है दरवाजे पे। तो हम्म मैंने उसको पूछा, मैं तो बाहर से पढ़ के अमेरिका से आया हूँ, तो मेरे घर वालों ने उस लड़की से शादी कर दी। तो मैं पूछता हूँ ये क्या है, तो वो कहती है इससे जो है बरकत होती है, ये दम करवा के लाई। कहता है हम्म मैंने देखा रात को जो है वो जगह थोड़ी गंदी हम्म सी, तो मैंने थोड़ा झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, तो कहता उसने मेरे साथ झगड़ा डाल लिया कि आधी रात को झाड़ू दोगे तो घर से जो है वो बरकत चली जाती है, उसने मेरे साथ हम्म लड़ाई डाल ली। कहता मेरी हम्म वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो आधी रात चांद जो है उसको ग्रहण लगा हुआ था, तो वो सोई नहीं, उठ के सारी रात उसने मुझे भी जगाए रखा, खुद भी जागती रही कि चांद ग्रहण लगा हुआ है, बच्चा जो है वो हम्म पेट में बीमार हो जाएगा। तो वो साइकेट्रिस्ट, जो, हम्म ये मेरा अफसाना था, ये मैंने लिखा था। तो हम्म साइकेट्रिस्ट स्टैंड पे उसकी सारी बात सुन के ना एक रसीद उसको लिख के एक पर्ची दे के चला जाता है उठ के, और उस पर लिखा होता है इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। हम्म हम्म तो वो उस पर लिखा होता है उसने। तो कहने का मकसद है कि इस तरह का हम्म साथी होना भी असल में अजियत है कि हम्म आप इसलिए मैं दूसरी शादी जो है ना वो देख कर की है, हम्म लेकिन उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ी। यानी कोई एक हम्म नहीं उसकी कीमत अदा की कि आप पाकिस्तानी होने की और हम्म इस्लाम को छोड़ने की, अभी तक अदा कर रहे हैं। क्या क्या बताएं इस पर, हम्म बहुत सारी हम्म चीजें ऐसी हैं जो इस तरह खुलकर बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन हम्म एक मुहाजिर होना, एक रेफ्यूजी होना, ये बड़ी तकलीफ दे लाइफ है। हम्म। मैं नहीं छोड़ना सही। चाहता था पाकिस्तान को। मैं हम्म अपने लोगों में, मेरी जुबान देखे ना, मुझे अपनी हम्म पसंद का खाना तलाश करने के लिए अच्छा भला दूर जाना पड़ता है। हम्म हम जो घर में खाते हैं वो चीजें इकट्ठी करने के लिए एक खास जगह है हम्म जहाँ पर पाकिस्तानी आइटम्स मिलते हैं या मसाले मिलते हैं, वहां से जाके लाते, आम हम्म। दस्तयाब नहीं है। क्योंकि वही उसी तरह की लाइफ आपको जीने की एक पूरी एक आदत पड़ी है ना, हाँ इस एक वजह आदत से। बन गई है, हैबिट्स में आ गई चीजें। तो कहने का मकसद है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था। लोग बल्कि ये कहते हैं कि इसने तो ये किया ही इसलिए होगा कि ये बाहर जाना चाहता था, हम्म लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता था अपने मुल्क। ये बहुत मुश्किल लाइफ है जो मैं जी रहा हूँ, मजाक नहीं है। हम्म किसी के साथ, मेरी हॉस्पिटल में बेटी पैदा हुई है और कोई बंदा भी मुझे दिलासा देने वाला नहीं है, और अंदर ऑपरेशन हो रहा है और हम्म बच्चा जो है उन्होंने कहा यह बच्चा बच सकता है, माँ साइन कर दें यहाँ पे, और मैं अकेला फैसले ले रहा हूँ, अकेला ही। मेरी माँ हम्म साथ नहीं है, बहनें नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे सर पे जो मुझे हौसला दे दे, कोई बात नहीं, सारा ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ। कोई माली मदद हम्म नहीं, कोई कुछ नहीं, और खुद ही मैं हम्म देख रहा हूँ चीजों को अकेला ही। तो यानी ये बड़ा टफ है। जज्बाती सहारा, नफसियाती किसी ने देना तो वो नहीं है ऐसा कि हम्म कोई बंदा आपको वो हम्म कहता है, एक शायर का शेर भी है कि रोज आ जाता है दिल को तसल्ली देने, तुझसे हम्म तो दुश्मन जान तेरा ख्याल अच्छा है। हम्म तो बात यह है कि तसल्ली देने वाला कोई ना हो, रिश्तेदार ना हो, आपकी जुबान समझने वाला कोई ना हो। जो हम्म डॉक्टर्स, जो लोग हमारे दाएं बाएं थे, उनको मैं कुछ कहूं तो उनको समझ नहीं आ रही।
वो कह रहे होते हैं कि यार आप क्या कह रहे हैं, आप कोई बंदा ढूंढो जो इंग्लिश समझ ले। अब जहां मैं हूँ वो पर इंग्लिश भी वो कम लोग जाने, तो मुझे उनकी जुबान नहीं आती लोकल जो। तो यानी क्या है वो जो लाइफ है जो मुझे दी गई है, तो इसलिए मैं ये कोई आसान नहीं है एक्स मुस्लिम होना, ये बहुत पाकिस्तानी बंदे के लिए तो ये बहुत टफ है। यानी सबसे पहले आपको सोसाइटी नकार देती है, बिल्कुल। आपका खानदान का जो अदारा है आपको वो जो है नकार देता है, निकाल देता है। इवन मेरी अम्मी जो है मुझसे बात नहीं करती, नाराज हैं। और मेरी जो पहली वाइफ से बेटी थी वो मेरी अम्मी के पास है पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने मुझे दी नहीं, वो मुझे साथ लाने के लिए कि नहीं इसको नहीं हमने देना। ये वो ज़ाहिर अब तो 8-9 साल की हो गई, 2017 में वो 3 माह की थी जब मैं गिरफ्तार। तो वो 8 साल 9 साल में अभी वो होगी। तो वो अब अम्मी कहती हैं कि वो खासी समझदार है और तुम जो है ना उसको लादीन बना दोगे। तो मैंने कहा अम्मी बड़ी मुश्किल से मैं इंसान बना हूं, अब तुमने उसको लगा दिया तस्वीरों पर। और ये वो पिछले यानी ये बड़ा टफ है मेरे लिए, कोई एक नुकसान नहीं हुआ। अब बिल्कुल वो नहीं, बेटी सही जो है बात है, वो बहुत कुछ छीन ली खोया अम्मी ने। आपने। हाँ, तो अम्मी ने बेटी मेरी छीन ली है, वो नहीं देती। अब उनसे लड़ा भी नहीं जा सकता, वो ठीक है जी नहीं कहती बस मैं रखूं, क्योंकि तुमने इस्लाम छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो मैं अपने बच्चे से नहीं मिल सकता, मैं रेफ्यूजी हो गया, मैं जा नहीं सकता, वो मेरे पास आ नहीं सकती। अब ऐसे ही चले। तो यानी चलिए ये जो कुछ सिचुएशन है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो कोई एक नुकसान नहीं है जो हुआ इसको। और मैं समझता हूँ अगर मैं यूरोप में होता, अमेरिका में पैदा होता, कहीं और होता, तो इनमें से कोई एक मसला भी ना होता जो मुझे पाकिस्तान में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ मैसेज हमारे पास आए हुए हैं, कुछ सुपर चैट्स जी वगैरह जी, हैं, ले वो लें मैं ले पढ़ लें, देता हूँ। लाजमी लाजमी। शौकीन शौकीन काफिर जी का एक सुपर स्टिकर है, थैंक यू सो मच। महाराजा जला जी का है, कह रहे हैं वेरी सैड स्टोरी ऑफ आकाश कमर, पाकिस्तानी इस्लाम। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ सरकार की तरफ से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ तो चलो हमारे हाँ, देश में तो कम्युनिटी हो हमारे ना तो बंदा कहीं एक शहर हाँ छोड़ के कहीं और चला जाता है, रियासत भी साथ मिली हाँ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। काफिर मौलाना हमारे अमेरिकन भाई कह रहे हैं, आकाश भाई विद नो फेस कवर वी एडमायर योर करेज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस्लाम जैसी जहालत और इंसानियत की दुश्मन आइडियोलॉजी से बाहर आ गए। बिल्कुल, हम थैंक यू सो नॉर्मलाइज मच करना मैम। चाहते हैं कि खुल के आओ, सामने क्या है बिल्कुल। इसमें, क्या है, नॉर्मलाइज करो इस बात को कि मजहब छोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं बिल्कुल। है। रमेश भंडारी जी का सुपर चैट है, कह रहे हैं एन एक्स मुस्लिम इज ए सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल बहुत सही बात कही। गंदा हम्म, बच्चा कह रहे हैं ऐसे ही इंसानियत की सेवा करते रहो यूजफर, थैंक यू सो मच गंदा बच्चा जी। तो थैंक यू। मैं चाहूंगा कमर साहब एक दो कुछ मतलब कुछ चीजें आप हमें इस्लाम की कुछ ऐसी चीजें बताएं जो आपको गलत लगी। हमारे काफी सारे मोमिन भाई सुन रहे हैं जो हमारे देश से हैं, तो कुछ चीजें उन्हें बताएं जो कि मतलब मुझे पता है पाकिस्तान में चीजें आम होती हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के ना उन्हें कम हम्म, कर दिया जाता है, उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती है। थोड़ा सा बताएं क्या क्या चीजें हम्म। हैं जो कि गलत हैं। हाँ, जैसे कि मैं अपने शुरू में स्टोरी के शुरू में बता चुका हूँ अपने इस्लाम छोड़ने की वजूहात में, कि ये इलॉजिकल है। यानी दौरे हाजिर में कोई सेंस नहीं बनाता है कि आपके सालन में मक्खी गिर जाए तो वो आपने पूरी डुबो के फिर बाहर निकाल ली। ये हदीस है। अभी बिल्कुल। इस तरह की जो बातें हैं जिसमें कोई सेंस नहीं बनती है और वो आप उल्टा गलीज लगते हैं, तो साफ पता चलता है मैं कि बता एक। दूं हमारे मोमिन भाइयों को, एक हदीस है जिसमें है कि अगर आपकी चाय में किसी चीज में मक्खी गिर जाए तो आप उसे निकाल के और उसे फेंक दें और फिर उसे खा लें, और उसे एक बार डुबोएं। पहले डुबोएं इसलिए क्योंकि हाँ, उसके उसके एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। दूसरे में तो शफा ये बताई जाती है हाँ और ऊपर ये से कह देते हैं साइंस लॉजिकल ने साबित कर दिया। मैंने कहा साइंस ने साइंस साबित तुम्हारी फुफो का बेटा, जिसने साबित कर दिया वह कौन सा, किस अदारे ने, किस यूनिवर्सिटी ने काम किया है इस पर, कौन सा तहकीकी अदारा? नहीं, बस साइंस ने साबित कर दिया। हर बात कह के कह देंगे साइंस ने साबित कर। खैर, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो एक मिसाल दी है। लेकिन एक्चुअल में जो ये नामाकूल है रिलीजन जो है इनको, क्योंकि असल में इसकी प्रॉब्लम ये है कि 2000 साल पुराने इकदार जो हैं, वैल्यूज जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज कभी भी ठहरी हुई कोई चीज नहीं होती। इनको साथ साथ बदलना है, जैसे जैसे इंसान अपडेट हो रहा है
तो उसे उसके साथ कवानीन को भी अपग्रेड होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप समझेंगे कि 2000 साल पहले या 5000 साल पहले का बना हुआ कानून जो अभी तक चल जाएगा या चला लेंगे, ये असल नहीं चल में सकता। वेरी करता है टाइम एंड स्पेस के साथ। यानी कोई कानून किस मुल्क में, किस जोग्राफिया में, यानी किस मकाम में बना और किस दौर में बना, वो ही कानून किसी और दौर में और किसी और मकाम पर चलाना टफ हो जाए, नामुमकिन हो जाए। सहरा के बने हुए जो मज़ाहब हैं उन्हें बर्फीले इलाकों में प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाए। तो यानी कैसे आप जैसे जन्नत का जो बात की है, जो दरख्त होंगे वहां पर और वहां पर नहरें बहती हुई होंगी, और ये चीजें एक अरब को तो लुभा सकती हैं, लेकिन साइबेरिया के ठंडे इलाकों में रहने वालों के लिए ये बात किसी तरह भी जाज़बे नजर नहीं है कि वहां पर ठंडी हवा होगी और वहां पर दरख्त होंगे और नहरें बह रही वहां हैं। पे अभी हाँ मैंने हमारी एक जन्नत की वीडियो हमने बनाई है, वो पता नहीं आपने देखी है या नहीं। आप भी देखें और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो भी देखें। उसमें मैंने बताया है कि भाई वहां पर एक इतना बड़ा पेड़ है, हदीसों में हमें मिलता है कि उस पेड़ से हम्म। अगर कोई उसकी छाया से बचना चाहे तो पता नहीं कितने हजारों सालों तक वो घोड़े पे दौड़ता रहेगा, तब हाँ जाकर उस पेड़ से बाहर क्या निकलेगा। यार, ये हाँ अब इस तरह की सऊदी बातें। अरब और जैसी फिर गर्म जगह के लिए तो चलो समझ आता है कि वहां उनके लिए छाया बहुत हम्म बड़ी चीज है। और जो बंदा वहां पर सपोज किसी ठंडे एरिया में रह रहा बिल्कुल है, बिल्कुल, ये बात हाँ, ये जिन चीजों उसके की लिए उस अहमियत, पेड़ की ये मैं क्या वैल्यू। समझता हूँ अगर ये अगर मतलब ऑस्ट्रेलिया में होता अरब की बजाय, तो इसमें जैसे कुरान में है ना कि ऊंट को देखो ये बड़ा खुदा ने कारनामा किया है, देखो कितना वो बनाया, ये पहचानो अल्लाह की निशानी। और ये ऑस्ट्रेलिया में बनता ये मजहब तो कहता कैंगरू को देखो इसकी कितनी निशानी है, ये है वो। तो यानी वो बिल्कुल वो जमानो मकाम में कैद होती हैं चीजें। और इस्लाम ने वैसे भी अपनी जो अरब वैल्यूज थी उनको ही सर्टिफाइड करके खुदा से मंसूब करके उनको एक तकद्दस अता कर दिए। तो ज्यादातर वो इसराइलियात ही हैं इस्लाम के पास, जिसको वो कह रहा है कि ये थोड़ा बहुत नोक पलक संवार के उसको उन्होंने मार्केट में चला दिया हो। लेकिन मेरा छोड़ने की मैं समझता हूँ कि मुझे जो मैं जहां से मैं एग्री नहीं करता वो ये कि ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है, ये आपको वायलेशन पे उकसाता है। इसमें अब एक आम असूल है कि कोई भी किसी से भी शादी कर सकता बगैर किसी रंग नस्ल मजहब के फर्क के, लेकिन आपको इस्लाम नहीं करने देगा। वो कहेगा नहीं औरतें नहीं कर सकती, मर्द जो है वो कर ले, वो भी अहले किताब से करे। पहले किताब से कर सकता है वो भी। हाँ, तो ये नहीं, लड़कियों के पास नहीं है ऑप्शन, लड़कियों पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो किसी से भी नहीं कर सकती। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक आम ह्यूमन राइट्स है, ये आपको दौरे आदम में कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये बेसिक है, सबसे यानी बड़ी बात, ये इतना अगर बेसिक है किसी ने इस्लाम छोड़ दिया कि उसकी जान लेने का हुक्म है। ये भी है, बाहर है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप इख्तलाफ रखते हैं इस्लाम से, आप कहेंगे तो आप, मैं सजाए मौत हो जाता अगर बेल ना होती, तब तक मैं बिल्कुल। सजाए मौत हो चुका। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको आज़ादी इजहार राय जो आर्टिकल 19 में है आम, इसमें जो बना है ह्यूमन राइट्स जो सभी के लिए बना हुआ है, सारे ममालिक के साइन है। और आज़ादी मजहब का हक है सबको कि कोई बंदा क्या करना चाहता है, अडल्ट होने के बाद आप खुद अपना फैसला ले सकते हैं। शादी का हक है, नहीं देता मतलब, कहते हैं नहीं करना आप, वो इसको जो है वो थोड़ा करते हैं। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच कमर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई रियली अप्रिशिएट आप आए, आपने अपनी पूरी स्टोरी शेयर करी। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो मोमिन भाई जो सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दें आप। मैसेज यही है भाई, मैं हर जगह पे सभी साथियों को ये कहता होता हूँ जितने भी मुझे सुनते हैं, मैंने कहता हूँ कि यार किसी भी मजहब या किसी भी घर में पैदा हो जाना, ये देखें आपका कोई कमाल नहीं था, ना ये आपकी कोई गलती है, ये महज एक इत्तेफाक है। अब ये इल्मी तौर पर आपका बुनियादी फरीजा है कि आप इस दुनिया में लेने के आए हैं, ये तो सोचें कम से कम आप क्या हैं, आपका वजूद क्या है, हस्ती क्या है आपकी, आप कौन हैं। कभी खुद से ये सवाल तो किया ही होगा, पर अगर किया है तो फिर ये भी जानने की जरूरत होती है कि आप, हो सकता है जैसे जैसे आपको प्राउड है कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और ठीक ही पैदा हुए, इस तरह दूसरे वाले मज़ाहब को भी है, वो भी ऐसे ही समझ।
तो यानी हम्म फिर सच्चा होने की क्या ये दलील है? अगर आप किसी हिंदू के घर में पैदा होते तो आप हिंदू होते। हम्म तो प्रॉब्लम ये है कि ये लाजमी सोचें कि यार हम्म मैं गलत जगह पर तो नहीं पैदा हो गया। ये सवाल हम्म खुद से लाजमी करें, क्योंकि पैदा होना तो आपके हाथ में या अख्तियार में नहीं था। जब आप यहां से हम्म स्टार्ट लेंगे ना कि खुद पर तनकीद करने का हौसला पैदा हो, खुद हम्म एहतसाबी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब आएगी आप, यानी शुरू हम्म तो शायद आप डिफेंस से ही करेंगे, या जिस माहौल में जो तहजीब की परतें आप पर चढ़ चुकी हैं आपकी शख्सियत पर, आप हम्म शुरू तो उनके दफा पर ही करेंगे कि उनका डिफेंस करेंगे इस तरह। लेकिन करें, करते रहें। एक वक्त ऐसा आएगा कभी आप खुद को कहें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। कभी ना कभी तो वो टाइम आए कि कभी आप खुद को कटहरे में अपने खड़ा करके कहें कि हाँ, मुझसे लेकर खुद से खुदा तक हर चीज काबिले सवाल है, हर चीज को हम्म पूछा जा सकता है, हर चीज पर तनकीद मुमकिन है। तो हम्म जिस दिन आप ये कहने के काबिल हो जाते हैं, उस दिन आपके अंदर का इंसान जिंदा हो जाता है। तो इसलिए जागते रहना, किसी पे ना रहना। हम्म, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि इनका एक चैनल भी है, हालांकि काम अभी आई थिंक आपने अपने काम काम स्टार्ट नहीं किया ना अभी अपने चैनल पे। हाँ हाँ, मैं उस पर यानी रेगुलरली कुछ नहीं कर रहा हूँ। अदराक और जो है वो मेरा चैनल है यूट्यूब का। वैसे मैं आकाश के नाम से ही टिकटॉक पर मैं एक्टिव होता हूँ। कोई बंदा हम्म मुझे सपोर्ट करना चाहे पर्सनली तो वो मुझे टिकटॉक पे आकाश लिख के हम्म 295 298 लिखेगा, आकाश 295 298 लिखेगा तो मेरा आईडी से मिल जाएगा। ठीक है। तो मुझे आप उसका भी लिंक मुझे दे दीजिएगा और अपने चैनल का लिंक भी मैं आप दे जरूर दीजिएगा। हम उसे जी जी शेयर जी। करेंगे नीचे पिन कमेंट में। और जो भी हमारे आकाश जी, व्यूअर्स हैं। इंडिया में टिकटॉक बैन है, कोई और आइडिया आप बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हाँ बैन हाँ भी है। हाँ। हम्म, बिल्कुल, ये तो यूट्यूब वो पर मेरा अदराक ऑफिशियल यूट्यूब है, वाला आप आप दे इसको। देना मुझे, हाँ आप लिंक दे देना मुझे, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। और एक मैं हमारे लिंक किसी वैसे भाई आपको ने। दिया है, वो हाँ आप इनको बता दीजिएगा जिनको भी चाहिए, लिंक में रहना चाहे कोई, कोई हाँ सपोर्ट करना चाहे तो भी, तो वो राब्ता कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे भाई ये भी कह रहे हैं कि आकाश भाई काइंडली ओवैस इकबाल से राब्ता करें। ओवैस इकबाल साहब और मेरे राब्ते में साथ ही है। टच में हैं। हाँ अच्छा, हाँ, चल वैस चल भाई मेरे ठीक है। साथ राब्ते अगर में आपको ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। ओके। टेक केयर। हाँ चलिए। अजीम साहब हमारे आ चुके हैं और अब हम लिंक शेयर करेंगे। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में। आपके सवाल या सजेशन लिए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो जो भी आपके सवाल या सजेशन हैं वो लेके आप लोग आ सकते हैं। मैंने लिंक कर दिया है शेयर, पिन भी कर देता हूँ, इसे मतलब पिन भी कर दिया है। जी। जितने लोग हमें उस पे देख रहे हैं, यूट्यूब के वर्टिकल पे हमें देख रहे हैं, या हमें उस पे देख रहे हैं फेसबुक पे, या फिर हमें इस पे देख रहे हैं, एक्स पर देख रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल पर आए हमारे, वहाँ लाइव पे क्लिक करें और वहाँ सबसे ऊपर जो हमारी लाइव स्ट्रीम आ रही होगी ना, हॉरिजॉन्टल वाली, उस पर क्लिक करें, वहाँ आपको लिंक नज़र आ जाएगा। तो उसके थ्रू आप आके और हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं या सजेशन हैं वो लेके आप आ सकते हैं। एक हमारे पास सुपर स्टिकर आया है सुमेश रॉय जी का। कह रहे हैं नमस्ते जफर भाई। नमस्ते सुमेश जी। नेक्स्ट है कंप्लीट इस्लामिक नॉलेज जी का, कह रहे हैं गुड वर्क, थैंक यू सो मच। तो लिंक हमने शेयर कर दिया भाई, जिसके जो भी सवाल या सजेशन है वो लेके आप लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो देखो भाइयों, आपने देखा होगा आज आकाश भाई की बात सुन करके कि एक्स मुस्लिम होना या अपने मजहब से बगावत करना कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। इसका अभी अभी हमने एक अंजाम देखा, सलीम वास्तिक साहब के साथ भी हुआ है। हम्म तो बहुत सारे लोग भाई हमारे कहते हैं कि आप फेस दिखाइए, आप अपना नंबर दीजिए, हमें बात करनी है। हम समझते हैं कि आप लोगों को हमसे बात करनी है। हम समझते हैं कि आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आप ऑन स्क्रीन आकर के नहीं कर सकते, पर हमें अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हम्म जो भी सवाल है ज़्यादातर जफ़र भाई ईमेल पर जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये शो हम्म आपके लिए ही चलाया जाता है। तो आप आइए, बेझिझक आइए,
सवाल पूछिए, उसका जवाब सुनिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपके सवाल या आपका जो भी अभी तक का तजुर्बा है वो गलत होगा तो हम सही कर देंगे, और हो सकता है हमारा गलत होगा तो आप सही कर दोगे। और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें हमेशा हमेशा हमेशा। जी जफर बिल्कुल भाई। बिल्कुल। चलो अभी सिर्फ मुझे अभी एक मलिक शाहबाज दिख रहे हैं, इनके अलावा अभी कोई नहीं दिख रहा, इन्हीं को ऐड करते हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम है। अस्सलाम, एकदम बढ़िया, बताइए। अच्छा, जफ़र भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा हम्म, कि जो ये इस्लाम को छोड़ देते हैं उन्हें कत्ल करने हम्म, का हुक्म है। तो मैं हाँ जी। इसमें आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। हम्म, दीन में कोई जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। अच्छा। ठीक है। अच्छा। नहीं नहीं, आप बात मुकम्मल होने दें। ज़रूर हम्म, हंसिएगा, ज़रूर मुस्कुराइएगा और हंसते हम्म, मुस्कुराते रहिएगा, लेकिन हम्म, ज़रा बात को मुकम्मल होने दें कि हम्म, दीन में कोई जबर नहीं है। हम्म, और जो ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर हम्म, ईमान लाए फिर कुफर किया और फिर कुफर में बढ़ते हम्म, गए, अल्लाह उन्हें ना हम्म, बख्शेगा। अब इसमें हम्म, कहाँ है कि कत्ल कर दो उन्हें? हम्म। वो तो अल्लाह का और बंदे का मामला है ना। देखिए अब मलिक आपने शाहबाज जिस साहब, हम्म, एक मिनट जफर भाई। मलिक शाहबाज साहब, हम्म, आपने जंग यमामा पढ़ी है? भाई जंगे यमामा जो है ये कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। आप मुझसे कुरान की आपने मैंने पढ़ी? मैंने दो आयतें सर कुरान की आपने आपके सामने आपने रखी हैं पढ़ी भाई। है या नहीं, बस मुझे आप इतना बताइए। सर ये आप जंग हिस्टोरिकल यमामा के फैक्ट बारे में है। जानते मैं हैं? सरकार मेरी बात सुने, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं इन पे नहीं बात कर रहा। मैंने कुरान की दो सरकार, आयतें आपके हिस्टोरिकल सामने रखी फैक्ट हैं। नहीं है ये, आपका इस्लामी किताबों, तारीखी किताबों से साबित है। सर आपने आप जंग यमामा पढ़ी है या नहीं? मैंने कुरान से दो आयतें रखी हैं। आप कुरान से एक आयत रखते हैं कि जिसमें ऐसा हो कि कोई अगर इस्लाम को छोड़ देता है तो उसको कत्ल कर यही तो दो, बात बस। है सर। हाँ बिल्कुल 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 बस सर। मैंने दो चीजें अब देखिए, रखी, अब मैंने करेक्ट कर दिया आपको। आपने जिस कुरान की आयत की बात की है, आपको पता है कि वो कुरान की आयत जो है वो एब्रोगेट हो गई थी बाद में, ये जानते हैं आप? सर ऐसा मैं नासिख और एब्रोगेशन मनसूख आपको नहीं पता मानता। है? हाँ, आप जी, जी, हाँ। मैं नासिख और मनसूख को नहीं मानता। मेरे मुताबिक कुरान पाक की जो 6223 या 27 में एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं मुझे याद, ये हाँ, इन हाँ, हाँ, सारी आयत को मैं कामिल मानता हूँ और इनमें कोई सबको नासिख और मानते हैं। मनसूख का जो है मैं कोई कायल नहीं हूँ। अच्छा, ठीक आप है? ये बताएं मैं मुझे, किसी ऐसे अल्लाह हदीस को को नहीं मानते मानता हैं जो आप? एक दफ़ा एक माइंड बताता है और दूसरी दफ़ा दूसरा माइंड बताता है। वो ऐसा अल्लाह की ज़ात देखा, नहीं हो सकती। ठीक है? ये इंसान का इन्होंने होता है कि अपना वो कभी एक कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। बहुत जो अच्छा, खालिक है ना, आप क्रिएटर, वैसे कुरानिस्ट हैं? आप कह आप सकते हैं कुरानिस्ट हैं? कुरानिस्ट। आप कह लें कुरानिस्ट, अगर आपको आसानी है ऐसे कहने में। तो ये बताएं मुझे कि आप क्या कोई भी हदीस नहीं मानते, या कोई मानते हैं कोई नहीं मानते? भाई मैं ऐसी हदीसों को मान लेता हूँ जो कुरान के मुताबिक होती हैं। जो कुरान के बिल्कुल अच्छा, अगेंस्ट, जो कुरान से थोड़ी बहुत पहले मेल चॉइस खाती वाले होती हैं हैं, मैं सर, उनको नहीं ये मानता। अहले चॉइस वाले हैं। पहले अच्छा, चॉइस है आपको आप। पता है, चले, देखिए, ये चीज मैं नहीं कह रहा, एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है मोहम्मद हिजाब, ये बात उसने कही है। और उसने ये बोला है कि जो भी मुसलमान अपने आप को कहता है कि मैं कुरानिस्ट हूं और मैं हदीसों को नहीं मानता, उसके हिसाब से वो इंसान पीडोफाइल है। पीडोफाइल का मतलब पता नहीं, आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे। उसका कहने का यह है, कुरान की एक आयत है 65 की 4, 65 की 4, ठीक है, जिसके अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है कि आप अपनी किन किन बीवियों को डिवोर्स दे सकते हैं। तो उसमें उन बच्चियों का भी जिक्र है जिनको अभी तक हैज नहीं आया। अब आप मुझे शाहबाज साहब ये बताएं कि क्या आपके हिसाब से इतनी छोटी बच्ची से शादी करना सही है? ये कुरान की आयत कह रही है, देखो मैं नहीं कह रहा, कि जिसको अभी तक हैज भी नहीं आया नहीं भाई, उसको आप वो तलाक। गलत तर्जुमा पढ़ रहे हैं। आप गलत नहीं, तर्जुमा गलत कर रहे हैं। तर्जुमा नहीं, गलत तर्जुमा पढ़ रहे गलत तर्जुमा हैं। नहीं। बच्ची का तो जिक्र ही नहीं है, औरतों की बात हो रही है जिन्हें और औरत हम जिन्हें उसी को हैज कहते नहीं हैं। आया, हाँ जी, हैज। आप कभी मेडिकल कौन सी साइंस से नहीं औरतों को पूछे हैज ना। नहीं आया? होते हैं ऐसे केसेस। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं केसेस जिनमें होते हैं, औरतें होती हैं जिनको हैज नहीं आता भाई। जिन्हें अभी तक हैज नहीं आया का क्या मतलब है सर जी? अभी तक अभी तक जिन्हें अभी हैज नहीं आया, अभी तक का मतलब वहां लफ्ज ही नहीं है भैया, आप अपने पास से डाली वहां जा रहे हैं अभी तक का। अभी तक का ही लफ्ज है। मैं आपको आयत नहीं दिखा नहीं दूं? नहीं नहीं नहीं, आप फिर नहीं ना उसका दिखाऊं? गलत तर्जुमा कर रहे हैं। गलत तर्जुमा कर रहे हैं हम। देखो, हाँ जी। ये बहुत ही गलत चीज है
कि आप अपनी एक बात पे रहते नहीं हैं। भैया उसका मैंने तर्जुमा आपने किसी देखे अभी तक तो आपने वो लफ्ज ही नहीं बताया जिसका मतलब है अभी तक मलिक जिसको साहब हैज एक नहीं आया। मिनट, अभी एक अभी एक दिखा देते हैं। मिनट, एक मिनट, मैंने आपको म्यूट कर दिया, ठीक है? आप सुनने का भी मादा रखें। भैया जंग यमामा हुई इसलिए थी कि 22 कबीलों ने जो इस्लाम छोड़ दिया था और जजिया देने को और ज़कात देने को मना कर दिया था, इसीलिए जंग यमामा हुई थी, ठीक है? इसलिए उनको मारा गया था। आप सुनने का मादा रखें भाई, मुंहजोरी करने से नहीं होगा, मदरसा नहीं है ये आपका। भाई मैं किसी मदरसे वगैरह का तालिब इल्म नहीं हूँ। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आप जंग यमामा की तरफ भाग भाग के जा रहे हैं। कुरान तो तब तक मुकम्मल हो चुका था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं थे जब जंग यमामा हुई। तो आप हिस्टोरिकल चीज़ को क्यों पेश कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान की मेरे साथ बात करें। और वो मुसलमा कज़ाब था, उसने यार नबूवत का दावा किया था, उसकी बुनियाद पर जितना को मैंने पढ़ा है उसको वो उठाओ। ये इसमें आप ज़ुकात को ले आए, आप इसमें और चीज़ों को ले आए, वो इस्लाम से फिर गए थे। ये मुझे नहीं आपकी समझ आ रही बात। मैं कुरान से बात की, मैं 2 आयतें रखी हैं आपके सामने। एक ये कि दीन में जबर नहीं है। और उस आयत का क्या होगा जो कहती है कि काफिरों को जहां पाओ उन्हें कत्ल करो? फिर तो आप उसे भी मानेंगे। वो तो एक जंग की हिकमत में बात हो रही है ना, जंगी तो फिर मामलात में एक बात हो एक रही है। लाइन अल्लाह को जोड़ने में क्या प्रॉब्लम थी? 9 नहीं की 5 अपना में जफर भाई, लिखा है। सुनिए ना, आप देखिए, नहीं भागे जफर मत भाई इस एक चीज से। मिनट, मैं जफर मैं भाई क्यों एक भाग मिनट, रहा हूँ भाई? वो पूरी अरे आप एक उसके मिनट, ऊपर एक 4 मिनट आयतें ऊपर की रुको। पढ़े, 4 आयतें नीचे की पढ़े, आपको पता लग जाएगा। अरे चचा सुन लो मलिक साहब, एक मिनट रुको। उस टाइम जंग चल रही थी जब ये आयत आई, जंग चल रही थी कि उनकी राह में बैठो, या मोहम्मद साहब जो है काफिले भेज रहे थे लूटने के लिए? जंग चल रही थी उस समय। कौन सी जंग चल रही थी बताओ जब ये आयत आई? बोलो। और भाई आप आप पता पढ़ कहाँ से लेना उसको। लगाओगे? आप आप पता पढ़ कहाँ लो से ना उसको। लगाओगे कौन सी जंग चल रही थी? आप तो अंधा कुरान समझ रहे हैं और आपको ये नहीं तक नहीं आप पता। देखो, जफर भाई आप जो है एक ना, तो आपको सुनो, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको कुरान का अगर आप हदीसों को नहीं मानते ना, तो आप समझ ही नहीं सकते। जो ना कुरान चीज को आप समझ सकते। सुने सुने अब बात सुने। जो रहती दुनिया तक अब एक हदायत की किताब है, उसका कॉन्टेक्स्ट आप उसको एक मखसूस वाक्य के साथ एक चीज को क्यों जोड़ के आप बयान कर रहे हैं? फिर तो वो उसी वक्त और उसी टाइम और उसी हालात के लिए हो जाएगी ना। ये आयतें तो आपको एंड तक लेके चलनी है, इसमें अच्छा तो ऐसे ठीक है ऐसे मलिक, हुक्म है। मलिक शाहबाज साहब एक बात बताओ, कुरान कयामत तक के लिए आया है? कुरान की हर एक बात सच है, आप मानते हैं? जी बिल्कुल, उसके अंदर जो अल्लाह ने इंसान को जो हाँ, सारा दिया है वो सब बिल्कुल ठीक है, हक पर है वो मेरा। हमेशा 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 के लिए वो एक है ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम्म एक मिनट। हम्म सीमन हड्डियों में बनता है, सीने में? नहीं ये कोई साइंस की बात आप कर रहे हैं? अरे यार कुरान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कुरान में कुरान में लिखा लिखा है है। कि सीमन तो जो है इससे वो क्या सीने में निकालना चाह बनता रहे है। हैं? नहीं इससे क्या अरे निकालना चाह रहे हैं आप? ये बात सच है, आप ये आप बताइए। मुझे ये चीज बताएं कि इस कुरान वजह से जैसी अजीम किताब, मैं जो पूछ रहा हूँ आप पहले सुनिए, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सुन लीजिए। हम्म, कुरान जैसी अजीम किताब जिसके ऊपर 3 करोड़ 3 अरब लोगों का ईमान है, उसमें हम्म, हर एक बात सच्ची होनी चाहिए ना। एक भी बात अगर गलत लिखी है तो कुरान गलत हो सकता है, वो किताब गलत हो सकती है। हम्म। मानते हैं इस बात को? अब आगे बोलें। अरे हजरत, जो मैं कह रहा हूँ हाँ या ना में तो जवाब दो। अगर इतनी अजीम किताब में एक बात भी गलत है तो उस पर शक किया जा सकता है या नहीं? तो आप कर रहे हैं ना शक? आप तो कर रहे हैं भैया ना शक? आप मुझे ये आपको बताओ, किसी ने रोका सीमन है? जो आपका है वो हाथ सीने किसी में ने रोका बनता है? है? आपको किसी अरे ने यार रोका है इससे? आप जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। सीमन जो आदमी का, जो मर्द की जो मनी बनती है, वो सीने में बनती है क्या? हाँ या ना अच्छा में मुझे बताओ। मुझे एक चीज ये बताएं, ये जितने भी ये सीमन जो है, इसके लिए जितने भी जज्बात और जितना भी ये जो आपकी अकल के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी कहाँ से अरे यार आती हैं? फिर मदरसा नॉलेज दिखा रहे हो। नहीं मैं मदरसा जो नॉलेज की पूछ रहा हूँ बात वही नहीं है। बताओ। आप मुझे बताएं क्या सीमन हर टाइम बह रही होती है? हर टाइम बह अरे रही होती है? भैया बन रही है बनती और बहती कहाँ जा रही है? है, सवाल का जवाब दो। कहाँ भाई बनती बनती कहाँ है? है जहाँ ये भी पता है बनती है, आपको? कहाँ जहां बनती से है ये भी जानते बनती है हैं? मैं आपसे, यार आप फिर जफर भाई इस अरे तरह यार बात क्यों फिर कर रहे हैं? आप इधर उधर अच्छा भाग रहे हो। सीने में जो हमने पूछा, उसने किताब में जो लिखा हमने है कि पूछा वो सीने में बताओ आप। बनती है ना। आप इस बात पे आ रहे कि भी हम्म। सीने में नहीं बनती। जज्बात तो सीने से आप ही आ रहे हैं ना। आप मानते हो सीने जज्बात में तो बनती सीने है? से। नहीं अब आप मुझे बताओ कि आपको ये जज्बात कहाँ से आ रहे होते हैं?
अरे सुना? जज्बात को छोड़ो, आप जज्बात जज्बात दिमाग से सुनिए, आते एक हैं, आप सेकंड। यहाँ पर आप नहीं मुझे रहे हो। बताएं कि किसी के टेस्टिकल्स और उसका जो वो उज़्वे तनासुल अगर अरे उसको यार काट कर कहीं रख भाई, दिया जाए तो सीने फिर से क्या उसमें जज्बात नहीं सीमेंट पैदा हो आते जाएगी? चचा। आप मुझे ये चचा चीज सीने बताएं से, ना, आप मुझे ये अरे चीज बताएं। मुजोरी तो इंसान मैं ये बताइए, मैं आपको इंसान चुप के कर दूंगा। जज्बात सीने से आते हैं, दिमाग से आते हैं, ये सी, बताओ पहले। दिल से आते हैं, या वही तो बात है ना, मदरसा छाप है ना भाई, पहचान तो दिखाएंगे अपनी। सीने से आते जज्बात, सीने में दिल होता है, दिल से सोचता है इंसान, दिमाग से सोचता है, ये बताओ आप। नहीं तो आप फिर ये क्यों कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई और फिर मैंने ऐसा हमने तो किया? दिखाई, आप हमने तो क्यों कहा कहते हैं ही। ये पूरी इसलिए दुनिया कहते का हैं, लिटरेचर सुनिए जो सुनिए है, सुनिए, पूरे ये दुनिया इसलिए के कहते हैं, लिटरेचर के ये भी अंदर बता देता जो हूँ, ये भी डायलॉग्स बता हैं, देता हूँ। जो हमने कहा डायलॉग्स क्या, हैं, वो सुनिए किस सुनिए, बेस के हमने कहा ऊपर है? जफर हेरिटेज वो चैनल इस बेस से पे, किसी ने कहा कि दिल में बात आई? नहीं नहीं, जफर सुनिए, हेरिटेज हमने ने दिल कहा है आज भैया, तक? दिल का ताल्लुक है ना दिमाग के साथ, क्यों नहीं है? आप नहीं इसको है, अरे क्यों यार, कोई अलग क्यों ताल्लुक कर नहीं रहे ब्लड है। हैं? सप्लाई का है, ब्लड सप्लाई का है, जज्बातों का थोड़ी है मेरे भाई। जज्बात का कोई ताल्लुक नहीं है। और शाहबाज भाई और जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उन्हें भी मैं ये बता दूं कि पुराने जमाने के लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे जो जज्बात हैं, हमारी जो सोच है, वो हमारे सीने से आती है, हमारे दिल से आती है। और यही रीजन था कि दिल की बात, कि ये बात मेरे दिल में आई, ठीक है। ये चीजें उस समय पर बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा ये प्रचलन में आई ये चीजें कि आज भी वो हमारे प्रचलन में हमें आज भी दिखाई देती हैं। यही रीजन है। शाहबाज भाई, लेकिन भागना अगर हम मत, मैं एक साइंटिफिकली इस मिनट, चीज को देखें मैं आपको एक तो ये मिनट गलत नीचे है। डाल रहा हूँ, भागना मत, ठीक है? क्योंकि आप बीच में मुजोरी करोगे। मुझे एक मिनट देना बस, ठीक है? असल में भाइयों, कुरान इतनी भोंडी किताब है, इतनी बकवास किताब है कि जो उस वक्त इसे लिख रहा होगा ना, उसे भी नॉलेज नहीं थी कि इंसानी जिस्म होता कैसा है। कुरान में कहीं दिमाग का जिक्र ही नहीं है, हर जगह दिल का जिक्र है। सोच रहा है तो दिल से, मोहम्मद साहब का दिल धो रहा है, ठीक है? दिमाग नहीं धो रहा है, दिल धो रहा है। और ये भाई सब जो है सीने में जो है वो सीमन पैदा कर रहे हैं, दुनिया चपटी कर रहे हैं, मतलब बिछोना बना रहे हैं कुरान में जमीन को, और उस पे पहाड़ ठोक रहे हैं कील की तरह, कहीं आसमान में उड़ ना जाइए। उस किताब को कह रहे हैं कि कयामत तक, यानी जब तक इंसानियत इस धरती पर मौजूद है तब तक के लिए ये किताब वाजिब है। यार, रमजान का महीना चल रहा है, गाली दे दूंगा मैं, ठीक है? गाली मत देना, गाली मत देना। हाँ। रुको, इन्हें बाद में ऐड करेंगे, अभी रुको, कुछ लोगों को और ऐड कर लेते हैं, 2-3 को। इन्हें आप नीचे रहना, शाहबाज भाई आप जाना नहीं, 2-3 लोगों को जल्दी जल्दी से ले लेते हैं, इनके सिर्फ सवाल या सजेशन लेने हैं, इनसे हमें लंबी बात करनी है। शुक्ला जी को लेते हैं, स्वागत है आपका शुक्ला जी। जी नमस्ते जफर भाई। जी नमस्ते। नमस्ते। वो मेरा ही है, जो कंप्लीट इस्लामिक नॉलेज है ना, वो मेरा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंप्लीट इस्लामिक नॉलेज। नाम बदल दिया मैंने, नाम बदल दिया। तो आपका यूपीआई भी डालते हैं ना, हमको ध्यान ही नहीं रहता जी। आजकल क्या है ना, थोड़ा एज हो गया तो अब मेमोरी पावर धीरे धीरे लगता है कम हो रहा है। मैं भी अब दिमाग के बजाय दिल से सोचना शुरू कर दिया जब से कुरान हदीस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा। आपने हूरों का तो जबरदस्त विवरण दिया पिछली जो वीडियो बनाए थे। हाँ। आपने उसमें ये बताया कि उसकी गर्दन जो है ड्रम के जैसी होगी, और ड्रम का फोटो भी आपने लगाया है। हाँ, वो पानी की टंकी। हाँ, घर के ऊपर वाली टंकी, मैं नीचे वाली नहीं कह रहा हूँ। तो मान लीजिए कहीं अगल बगल में देखना हो तो वो मुड़ेगा कैसे? मुड़ेगा कैसे? हाँ, अब ये तो आप खुद सोचें कैसे मुड़ेगा। नहीं, ये बात तो आपने कहा कि आगे से पकड़ने में तकलीफ होगी, तो नो प्रॉब्लम भाई, पीछे से तो पकड़ लेगा उसमें। हाँ, साइड से गले लगाएगा या पीछे से गले लगा सकता है? नहीं, साइड से नहीं, पीछे से लगाएगा। अब आप उसमें देखिए, इधर उधर मत करिए। वो हेल्प कर देंगे शुक्ला जी। 72 हूरों में से 71 जो है वो हेल्प कर देंगे घुमाने में। ओ, ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आया। ये तो बात आनी चाहिए दिमाग में। हाँ, नहीं, वो वीडियो आपकी बहुत जबरदस्त है भाई, दिल खुश कर दिया आपने। और फिर अब नेक्स्ट आपका यूपीआई वाला आएगा ना, तो मैं ब्लैक वाला ऑन करके रखता हूँ, जब आपका नोटिफिकेशन बराबर मिलेगा। हाँ, ओके, थैंक यू जी, बहुत जबरदस्त रहा, धन्यवाद आपको, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। चलें, नेक्स्ट हम ऐड करते हैं केके जी को। स्वागत आपका केके जी। हाँ जफर भाई, क्या हाल है? जी एकदम बढ़िया, बताइए। हाँ, मेरा एक सवाल था इस्लाम के हवाले से। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो मतलब मुस्लिम धर्म में जो ये चांद और सितारे की जो पूजा करते हैं, इसका क्या मतलब
है इसमें जो है, क्या हदीस में मिलती है कि नहीं चांद नहीं, और मुस्लिम सितारे जो धर्म में मस्जिद के ऊपर, नहीं, वो सिंबल है सर। सिंबल है वो। ये अलग अलग हिलाल की अलग बात अलग कर रहे हैं। अलग अलग डेस्टिनी जो भी आई है, जैसे अब्बासी आई है या उमैया आई है, ये सब इनके सिंबल थे, ये सिंबल है और कुछ नहीं है, पूजा तो नहीं सर करते। मेरा मेरा इस पर मतलब एक वीडियो आप बनाइए, थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा समझा के, कि थोड़ा सा एक हेल्प मिल सके लोगों को इस पर। आप जो है मतलब हाँ मेरी इस एक पे सजेशन है। हाँ इस सही कह पे रहे हैं हमारी जफर एक भाई, इसे वीडियो लिख है। लेना आप। 786 ये सिंबल वगैरह पर इनको बनाते हाँ, हैं कोई अच्छी सी कोई। और सर एक एक हाँ क्वेश्चन वैसे और था एक ये, जी जी। एक सेकंड मैं लोगों को बता दूं कि जिससे इसके हिलाल के बारे में, वो जो चांद तारा है ना, उसके बारे में अगर किसी को ज्यादा जानना है तो हमारी ईद के ऊपर एक वीडियो है, उसमें थोड़ी बहुत डिटेल हमने दी है इसके बारे में, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। उसमें हमने ये भी बताया है कि रमजान वगैरह कैसे इस्लाम में आए, तो जी उसमें जी। आपको ये चीज मिल जाएगी। बाकी हम इस पर एक सर एक, स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और था, ये अपडेट चाहिए थी सलीम भाई की, क्या अपडेट है अब इस समय, ठीक है वो? हाँ सलीम भाई की अपडेट ये है, अभी जो लास्ट मेरे पास आई थी वो, उसमें जो हमारे पास वो वीडियो क्लिप आई थी ना, वो जी जी। वीडियो क्लिप ही हमारे पास अभी तक लास्ट अपडेट है। उसके बाद एक दो लोग गए थे लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा सिक्योरिटी रीजन से, ठीक ओके है। ओके, ठीक लेकिन उनकी ठीक जो ठीक, हालत है बहुत वो अब स्टेबल है, ठीक है। बहुत बहुत ठीक ठीक। हाँ तो जफर भाई वीडियो जरूर बनाइएगा इसके ऊपर, ठीक है, ठीक ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, जी चलिए, सर। थैंक यू सो मच। चले, नेक्स्ट हमें दिख रहे हैं महाराजा, इन ऐड करते हैं। स्वागत है आपका महाराजा जी। जी थैंक यू। जफर भाई कैसे हैं आप? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी और मैं आजकल तो मुसलमान हमें मिलते ही नहीं सोशल मीडिया में। एक वो यासिर वाइदी साहब हैं, वो भी छुप के बैठते हैं, कैमरे के 2-4 बंदे अपने साथ बिठा के लेके बैठते हैं कि उनको सपोर्ट करते रहें कि जो झूठ और मकारियां कर सकें। तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं लेकिन कोई मुसलमान जवाब देने वाला नहीं है। बस वो उनके छोटे मोटे लोंडे लफाड़े फिर रहे हैं मार्केट में कि बस उनकी बस बात मान लो जो बचपन से उन्होंने सुनी हुई है। क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि भाई आप कैसे साबित करेंगे कि मोहम्मद नाम का कोई बंदा 1400 साल पहले था? क्योंकि कोई आर्कियोलॉजी, कोई म्यूजियम, कोई ऐसी चीज नहीं है सॉलिड जिसे हम साबित कर सकें कि मोहम्मद 1400 साल पहले एग्जिस्ट भी करता था। ये तो बनी बनाई झूठी कहानियां हैं। एक कब्र किसी की, जैसे इन्होंने मक्का पे कब्जा कर लिया, खुद कहते हैं कि मक्का में 360 मूर्तियां थी किसी और की, इन्होंने जाके कब्जा कर ली। इन्हीं की अपनी स्टोरी है। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये तो खुद बता रहे हैं कि हमारा कोई एविडेंस नहीं है। और तो इस तरह ये इनके पास और देखें पाकिस्तान में इन्होंने 295C का वो कानून बनाया हुआ, जो आपके गेस्ट आए थे कमर हाँ साहब, बिल्कुल। वो भी उनकी जान खतरे में डाल दी कि भाई तुम्हें हम मार देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरह उनकी बेल हो गई और वो प्रूफ वगैरह प्रॉपर नहीं हो सका, लेकिन फिर भी इस बेचारे की जिंदगी, इसकी फैमिली की जिंदगी खराब कर दी उन लोगों ने। और वो बिल्कुल। बेचारा भागा हुआ है पाकिस्तान से, 22 साल का यंग लड़का। उसकी कहानी सुनकर बंदा शिवर में आ जाता है कि क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग, और गवर्नमेंट कर रही है, आम पब्लिक तो है ही बेवकूफ ना। तो ये लोग कर किसके लिए रहे हैं कि एक इमेजिनरी स्टोरी किसी ने बना दी, अब्बासियत ने, ये अब्बासी किसी एम्परर ने, कोई थे अरब और मिडल ईस्ट में। तो ये इस पे बहुत काम होने वाला है कि लोगों को ये बताने की जरूरत है कि मोहम्मद असल में कोई बंदा नबी नहीं था। अल्लाह तो लेट अलोन कि उसने एक कहानी, जिसने भी एक नावल लिख दिया कि जी उसने पहले मोहम्मद गढ़ा, मोहम्मद का उसने अल्लाह गढ़ दिया। ये तो बनी बनाई झूठी कहानियां है ना, इसको तो साबित किया नहीं जा सकता। इनकी दूसरी मजे की कहानी नावल में ये देखेंगे, साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद का काम क्या था कि जी कुरान उसने डिलीवर करना था। एक ही तो काम दिया ना, अल्लाह ने एक नबी चुना इनकी स्टोरी में, उसका काम था कि कुरान को डिलीवर करे। क्या उसने कुरान डिलीवर किया? वो जो कुरान आज हमारे पास है, क्या उसने अगर डिलीवर किया तो उसमें इतनी गलतियां हैं बहुत कि गलतियां। हाँ, हम यानी कि आज के दौर में ये तो पहले हमें बात नहीं करने देते थे ना। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मैं मुंह छुपा के बात कर सकता हूँ और रिसर्च कर सकता हूँ। पहले तो जरा सी बात होती थी सर तन से जुदा कर देते थे। सरतन से जुदा। जी ऐसे ही इतना क्यों चल गया ये 1400 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसका रीजन यही है कि जिसने भी आवाज उठाई उसकी आवाज दबा दी गई। जी जी आज बिल्कुल। सोशल मीडिया के टाइम पर अब हम इतना बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और लोग मुंह छुपा के आते हैं, अपनी स्टोरी भी बता जाते हैं। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके पीछे का रीजन भी यही है
कि अब लोग सेफ फील कर रहे हैं अपनी स्टोरी बताने में? अच्छा ये देखें, ये अब जैसे हमारे वो क्या नाम, अब सलीम वास्तिक साहब जो हैं, उन पे इंडिया में कितना उन्होंने गर्दन काटी, देखेंगे गोली भी मार सकते थे ना अगर हाँ मारना बिल्कुल। होता। टॉर्चर यानी कि डराने का इन्होंने कारोबार, डरा के ये सब कर रहे हैं कि गर्दन हाँ काटेंगे। बिल्कुल। अब देखेंगे वो खुद तो गवर्नमेंट पुलिस ने वो जो भी हुआ उनका, वो पुलिस मुकाबले में दोनों बंदे मारे गए जिन्होंने इनको इंजर्ड किया, लेकिन साइंस ने इनको बचा लिया, सलीम वास्तिक साहब ने। तो इनको तो अभी भी पता चलना चाहिए ना कि भाई इनका अल्लाह, इनका मोहम्मद, उनका ये सब फ्रॉड है। कोई होता तो उनको बचाता ना मुसलमानों को, इनको मर्डर करने की क्या जरूरत है? ये तो इतने बेवकूफ हैं। देखिए ब्लास्फेमी लॉ इंसान बनाए फिर रहे हैं, इनको अपने रब पे यकीन नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। इनका मसखरापन देखे ना, कि अगर इनमें जरा सी भी बिलीव होता, जैसे कॉमन सेंस है कि अगर अल्लाह है, कोई गॉड है, तो उसको खुद तो कुछ करने दो ना। वो तो खुद, उनका वो सूरह लहब वाला कहानी है इनकी, कि वो बैठा हुआ बूढ़ी अम्मा की तरह किसी व्हीलचेयर पे बैठा हुआ अबू लहब को तड़ियां दे रहा है कि तेरे हाथ पांव टूटे और तुझे मैं सर आपने जलाऊंगा। इंटरव्यू दिया है हमारे चैनल पे पहले? मैं यही पूछने वाला था इनसे जी, आपने इंटरव्यू दिया है हमारे चैनल पे? जी नहीं, मैंने नहीं किया, नहीं जी। मैं चाहूंगा कि आप, बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत जबरदस्त बातें कर रहे हैं, नॉलेज है। आप आइए, फ्री टाइम पूरा 1 घंटा आप निकालिए और आप हमारे चैनल पे आकर के फिर गपशप लगाते हैं। जी बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप हमें ईमेल कीजिए। जी मैं करूंगा, ठीक है। आपके पास ईमेल है हमारा? नहीं, मैं ले लूंगा, जो भी है कहीं ना कहीं चैनल पे आपके होगा ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी आप ईमेल कीजिए और आप आइए, तफसील से बात होगी। जी बहुत मजेदार। बिल्कुल, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बेहतरीन आपके ख्यालात हैं। मैं चाहूंगा आपको स्पेशल 1 घंटा मिलना चाहिए, आप आए, अपनी लाइफ स्टोरी भी बताएं और फिर आपसे बात भी होगी। जी बस ये देखें, हमारी सबकी लाइफ स्टोरी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये देखें, मासूम आया 22 साल का लड़का, जब ये था, इसकी जिंदगी अभी, इसके हंसने खेलने की अभी जिंदगी शुरू कर रहा था बेचारा, और इसके साथ मुसलमानों ने क्या कर दिया। मेरे साथ भी तकरीबन कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत मेरे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पब्लिकली शेयर भी नहीं कर सकता। इतने दुख दिए इन्होंने कि बाज़ दफा तो ये लगता है कि मेरे दुख उनसे ज्यादा हैं जो मुझे मुसलमानों ने मेरे साथ किया। मैं भी जब 22 साल का था, उस वक्त मैंने भी पाकिस्तान छोड़ दिया, तो उसके मैंने हज भी किया हुआ है, मैं हज भी करके आया। वहां जाके मैंने, अच्छा जफर साहब देखें, बड़ी मजे की बात है कि इतने ये बदतमीज लोग हैं कि सुबह शाम ये सजदा कर रहे हैं एक पत्थर के कमरे को, या वहां पे हिजरा अस्वद पड़ा हुआ, काला पत्थर जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको ये सुबह शाम सजदा कर रहे हैं, लेकिन मानते नहीं है कि ये सऊदी अरब में पत्थर को सजदा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। यानी कि इनकी हर बात को, जैसे ही हम इनके यानी कि पढ़े लिखे बंदे की तरह इनको समझाने की कोशिश करें कि तुम हर काम ही गलत कर रहे हो। और अगर आज के दौर में, आपको मैं एक बात बताता हूँ, बात लंबी हो जाएगी और लोग भी हैं। जी तो छोटी सी बात करके खत्म करते हैं इसे। सर ये $400 बिलियन का इनका कारोबार है, और किसी भी चीज की हिस्ट्री जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उस वक्त के दूसरे राइटर्स ने क्या लिखा। मोहम्मद या मक्का के बारे में कुछ नहीं मिलता 1400 साल पहले, 1500 साल पहले के किसी भी राइटर ने ये शब्द लिखा ही नहीं, ये अल्फाज ही किसी किताब में नहीं मिलता। तो ना तो मोहम्मद थे और ना ही मक्का जैसा कोई शहर मौजूद था। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोहम्मद, वो भी देखिए। और अब लेटेस्ट एक आने वाली है, उसमें भी हम इसका खुलासा करेंगे। ठीक है सर? तो ये सिर्फ केवल कारोबार है। तेल जो निकला है सऊदी अरब में, जब पेट्रो डॉलर निकलना शुरू हुआ, तब ये तंबू से बाहर आए, नहीं तो ये खाना बदोश लोग थे, तंबुओं में रहते थे। आमदनी का केवल जरिया हज का कारोबार था, और इन्होंने उसे बढ़ा करके आज $400 बिलियन कर लिया है, और ये हमेशा हमेशा इसको चलाते रहेंगे। और सऊदी अरब को डर है कि कहीं इस बात का खुलासा पूरी तरह ना हो जाए, इसलिए वो अपने मुल्क में कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाता ही नहीं है। वो कभी नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। जी सर। चले, थैंक यू सो मच सर। आप आइएगा, आप मुझे ईमेल कीजिएगा और आप हमारे स्पेशल शो में आइएगा। जी ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट गेस्ट आप ले लें। थैंक यू सो मच। चलें, नेक्स्ट हम अपने गेस्ट को लेते हैं।
अच्छा, अब जितने अब लोग आ रहे हैं ना, वो अब ज्वाइन ना करें। जितने लोग हैं बस हम उन्हीं को ऐड करेंगे। ठीक है, मैं 1 सेकंड, आप ऐड करें नेक्स्ट को। मैं जरा यहाँ से ना लिंक हटा देता हूँ, अब टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है जी सर। महर्षि जी आपका स्वागत है जी, बताइए क्या सवाल या सजेशन है आपका। ओके जफर भाई, सारा गेस्टों को हॉस्टल को नमस्ते सलाम। जी नमस्ते, बताइए। जफर भाई और आप लोग टीम, सारे टीम अच्छे काम कर रहे हो। इंसानियत के लिए सारा चीज अच्छा हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूँ। बेसिकली मैं नेपाल से हूँ और रहता दुबई में हूँ। अभी इस टाइम में दुबई में हूँ। जबर भाई भी ये पूछना चाहता हूँ, अभी अभी नेपाल में एक इलेक्शन हुआ था और एक पार्टी ने बहुत बढ़िया जीत, 2/3 से भी ज्यादा, 2/3 के हाराहारी में जीत करके आ गए हैं। अभी नया सरकार बनने जा रहा है। उन पार्टियों में एक बंदा है यार, ये रहबर अंसारी नाम का, और उसने भी चुनाव जीत लिया, बाकायदा से बहुत अत्यधिक मत लेके जीत लिया। और वो बंदा ऐसा है, पता नहीं हर कोई मंदिरों में जाता है, आश्रम में जाता है, वहां जाके राम की कथा सुनाता है, कहीं जाके श्री कृष्ण की कथा सुनाता है। एकदम मिठास मिठास बोली है उसका। और बौद्ध का ऐसा स्तूपा में जाता है और भगवान गौतम बुद्ध से हम ऐसा ऐसे सीख सकते हैं, अच्छा, ऐसा ऐसे शिक्षा आपकी दे के आवाज गया आने में ना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रुकिए। आपकी तरफ से ना पीछे काफी शोर आ रहा है। अच्छा, हाँ, आप थोड़ा कहीं और से ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा हटके ना कहीं साइड वाइड में आ जाइए, तब तक हम किसी और को ले लेते हैं। ये क्या हुआ, ये तो खुद ही हट गए। चलो कोई बात नहीं, जितेंद्र कुमार जी को लेते हैं। स्वागत है आपका जितेंद्र जी। हेलो जी जितेंद्र जी बताइए। आप इस्लाम पे बात करते हैं? जी सर बताएं, मैंने क्या अपनी सवाल है या सजेशन है। अपनी स्टोरी बतानी थी सर। अपनी स्टोरी बतानी है? अगर देखिए, स्टोरी अगर आपको बतानी है, अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा और नहीं फिर हम सर, आपके साथ में एक स्पेशल। मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ सर, मैं एक हिंदू हूँ। और मेरे कॉलेज में कुछ मुस्लिम लोग मेरे साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने जब मैं सेकंड ईयर में था, तब उन्होंने एक मतलब जिहाद के लिए वो बुक रख दी थी, जो कुरान है वो नहीं सर, कन्वर्ट आप करने के लिए। प्लीज ये चीज हम अलाउड नहीं करते। आप प्लीज, सॉरी सर, ये चीज आप ना कीजिए हमारे चैनल पर, ठीक है। आप इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है सर। आप अगर एक्स मुस्लिम है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस्लाम पर तो भी आप कर सकते हैं। देखिए सर, हर इंसान का अलग अलग माइंड सेट होता है, हम पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से नहीं कह सकते, ठीक है ना। आप मुझे ईमेल मैं सर कीजिएगा जो भी कम्युनिटी स्टोरी है ना। आप सुनिए, आप मुझे ईमेल कीजिएगा जो भी आपकी स्टोरी है, आप बताइएगा। हम आपको स्पेशल अलग से, जैसे हमारी लाइव स्ट्रीम ये हो रही है, ऐसे हम आपको मौका देंगे, लेकिन पहले हम आपकी स्टोरी सुनेंगे कि क्या है। तो पहले आप मुझे आपकी स्टोरी लिख के सुनेंगे, दीजिए। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है है ना। ना, अभी बाद बहुत में कम सर क्या टाइम है है। ना, देखिए आप बुरा मत मानिए, बाद में क्या होता है कि है ना, रिपोर्ट लगती है, आपका पर्टिकुलर हिस्सा काटेंगे और रिपोर्ट मारेंगे, तो हमारी ये स्ट्रीम जो है चलेगी नहीं, ब्लॉक हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप हमें पहले स्टोरी बता दीजिए एक बार, फिर हम आपसे सलाह मशवरा करेंगे, तब आपको प्लेटफॉर्म देंगे, ठीक है सर। ओके सर, ओके ठीक है, आप ईमेल कर दीजिएगा आप। चले, आपने ऐड कर लिया है क्या किसी को? जिम ना मैं रिमूव कर रहा था सर। हाँ, जो नए लोग हैं ना इन्हें रिमूव कर दो, क्योंकि हम जो बस 1-2 हमारे पुराने लोग रह गए। तनिष जी को मैं ऐड कर लेता हूँ। स्वागत है आपका तनिष जी। हेलो जी स्वागत है आपका। भाई, मतलब मेरा एक सवाल था। पूछे। जैसे मुस्लिम मानने हैं कि जीसस जो है मतलब प्रॉफिट ही था, मतलब क्रिश्चियन तो मानने हैं उसे सन ऑफ गॉड। पर अगर जीसस प्रॉफिट था तो जीसस की टीचिंग में और जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग में इतना फर्क क्यों है? अगर दोनों
कोई एक ही मोहम्मद गॉड ने साहब का भेजा। ये मानना था एक तो बोल रहा है जैसे कि 4 शादी करो, एक बोल रहा है एक ही शादी करो, तो मतलब गॉड में इतना मूड स्विंग कैसा हुआ कि एक प्रॉफिट को तो बोल रहा कि 4 शादी करने को बोल दो, एक प्रॉफिट को गॉड बोल रहा कि एक ही करवा दो, तो क्या गॉड को लड़कियों वाला मूड स्विंग हो रहा था कि पीरियड्स हो गए तो एकदम नहीं सर, मैं एक मिनट तो मैं एक तनिष भाई फर्क क्यों है? आपसे, अगर मुस्लिम ही मानना है कि वो तनिष तो भाई जीसस जो था प्रॉफिट था, पर उसकी प्रॉफिट तनिष तो भाई मोहम्मद की टीचिंग तो मिलती ही नहीं, जीसस की टीचिंग तो। नहीं, पॉइंट सही है इनका। अरे सर पॉइंट तो सही है तनिष भाई, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपने बाइबल पढ़ी है कभी? अगर दोनों प्रॉफिट ही थी तो दोनों की टीचिंग भी तो सेम होनी चाहिए थी, सर आपने बाइबल पढ़ी क्योंकि है दोनों कभी? अपने आप को ये मानना है कि नहीं मारा तो मैंने आपको म्यूट किया है, आप पहले सवाल सुन लीजिए। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बाइबल पढ़ी है कभी? बोलिए। तो भाई इसमें इतना फर्क क्यों है? अगर दोनों वही है, प्रॉफिट ही है, तो इतना। चलो कोई बात नहीं, इन्हें शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। खैर थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो भाई, हुआ ये था कि जब इस्लाम बना था ना, तो उस टाइम पर मोहम्मद साहब ने क्या किया था कि जो उस समय के रिलीजन थे और जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रिलीजन हुआ करते थे, तो वहीं से उन्होंने सारी चीज़ें कॉपी मारी थी। और इस पर जस्ट अभी हमने एक शॉर्ट भी बनाया है, तो उससे भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। सर उस तो टाइम में यही एक इधर चीज से थी, उस टाइम में पॉलीगेमी और आपका जो है ये सब चीजें कॉमन थी, स्टेटस सिंबल माना जाता था, ज्यादा बीवियां रखना मालदार लोगों की निशानियां थी, और किसी भी धर्म में एक से ज्यादा शादी करने की सब में इजाजत है, किसी में भी सिंगल पत्नी रखने को नहीं कहा गया। किसी भी आप धर्म में देख लीजिए, एक बीवी रखने पर कहीं पर भी कोई जोर नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है बाद में सामाजिक तौर पर अपने लिए कानून, ठीक है। बाकी किसी मजहब में, किसी भी रिलीजन में, कोई भी कहीं पर भी एक से ज्यादा बीवी रखने का कॉन्सेप्ट हर जगह है। एक बीवी पर मुतमईन होने की जरूरत नहीं है, धर्म कोई मना नहीं करता। सारे धर्मों में औरतों को कुछ भी नहीं समझा जाता सिवाय इस्तेमाल करने की चीज के अलावा, ठीक है सर। जी जफर भाई। चलो अब जरा जल्दी से ना इन्हें शाहबाज जी को एक बार ले लेते हैं, इनसे हमने कहा था। हाँ जी, स्वागत है आपका। अच्छा आप ये बताएं, हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने बोला था कि आपका मानना है कि कुरान जो है वो हमेशा हमेशा एक रहने वाली किताब है, जो हमेशा हमेशा रहेगी, ठीक है। जी भाई। उसकी जितनी भी टीचिंग्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, और आप कुछ हदीसें वगैरह भी नहीं मानते। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप गुलाम लौंडी रखना सही मानते हैं? गुलाम लौंडी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक बांदी रखी और बिना निकाह आप उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, क्या आप इस चीज को सही मानते हैं? नहीं, कुरान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे फिर क्या कुरान पढ़ा आपने? कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं, मैंने वो रवायती नहीं ना पढ़ा। देखो यार, एक बंदा बात करो, मैं भी 2 बंदे ले आऊं यहाँ पे, फिर बात कर लेते। ले आओ, मजा आएगा यार। नहीं मतलब मैं जफर भाई की वजह से मैंने इनकी वीडियोस देखी। जफर भाई शरीफ आदमी है। एक मिनट नहीं तो मैं बदमाश हूँ क्या? मैं रुको। बदमाश लग रहा हूँ? नहीं, मैं आपको बदमाश लग रहा हूँ? मैं भी शरीफ। आप मुजोर इंसान हो और आप मदरसा से जो है ग्रेजुएट हो, बल्कि पीएचडी हो भाई। आप यहाँ शराफत का चोला ओढ़ के आए हो, और मुझ जैसा बद दिमाग आदमी आपको ही आपसे बात करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप जफर भाई की तरफ मुतवज्जो ना हो, आप मुझसे बात करें। अब आप चलो कोई बात नहीं, इन्हें जवाब देने दो ना। इन्हें मतलब मुझे जानना है कि ये गुलाम लौंडी की कॉन्सेप्ट को आप मानते ना हैं कि नहीं अज्यूम मानते? मत करें, आप अज्यूम मत करें कि मैं क्या हूँ। ये सबसे बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हैं। अभी आपका मेरा तारुफ भी नहीं बना और आप मेरे ऊपर नहीं, आपने ये इल्जाम तो लगा रहे। बोला ना, मैंने अभी तक अखलाक से गिरी हुई एक बात भी नहीं की, जबकि आप मेरे मदद अखलाक के से खिलाफ गिरी हुई बहुत बात बहुत तो देखिए, बहुत बहुत देखिए आप शाहबाज भाई, चीप सुनो बातें सुनो कर रहे हैं। जफर भाई शाहबाज जरा एक भाई, मिनट, मैंने अखलाक से गिरी एक भी हुई अभी बातें सर तो ना कुरान में अखलाक नहीं से है। गिरी बात नहीं की। अरे सर, एक मिनट, चीप आपका इस्लाम है, चीप आपका कुरान है, चीप आपका नबी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप इससे भी ज्यादा गंद बोलेंगे ना, मुझे जो आप हाइपर करके कुछ मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे ना, मैं कभी नहीं बोलूंगा। अरे मेरी बात सुनो तुम, ठीक है। तुम जैसे लोगों को है ना चप्पल निकाल करके मारता हूं मैं, ठीक है। तुम्हें अभी पता नहीं है मैं कौन हूँ। ऐसा मत करो अजीम भाई, एक सेकंड। अरे ये बंदा थोड़ी देर में, ये बंदा थोड़ी देर में है ना बदतमीजी पे उतर आएगा। ये पीएचडी मदरसा छाप है जफर भाई, ये लातों के भूत है। उसे हम एक मौका देते हैं। शाहबाज भाई, हम आपको एक मौका दे रहे हैं,
आप यार अगली बार जफर हमारे भाई स्ट्रीम आप में मुझे सुनिए देखिए, सुनिए मैं इंसान हूँ, पहले मैं सुन इंसान लो हूँ, ना, अगर मुझे बार बार आप टेम्पर करेंगे तो कहीं तो मेरा टेम्पर लूज होगा ना, ऐसे नहीं मेरी करें। बात तो सुन लें, रुको आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, हमारी अगली स्ट्रीम होगी, ठीक है, आप थोड़ा सा अपना होमवर्क करके आना और आप मुझे ये बताना कि किस आयत के बेस पे आप कह रहे हैं कि इस्लाम में गुलाम लॉन्डी नहीं है या वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गई है, ठीक है। और अगर आप कहें तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि कौन कौन सी आयत के अंदर गुलाम लॉन्डी के साथ में हम बिस्तरी करने का हुक्म है। एक सेकंड रुकें, बस मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जितनी भी आयतें हैं ना, 4, 3, 4, 24, 23, 6, 33, 50, 70, 30, इन सब में गुलाम लॉन्डी की कॉन्सेप्ट है। 4, 3 में आपको साफ लिखा हुआ मिलेगा कि आप अपनी बीवी और अपनी गुलाम इन्हें छोड़कर बाकियों से आपको अपने प्राइवेट पार्ट की रक्षा करनी है, एक हिफाजत गुलाम करनी है। लॉन्डी और अच्छा एक सुनो, हिफाजत करनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई शाहबाज भाई, मैं कोई देखो आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा यार, आप मेरी एक सवाल का और जवाब देना। आपने कहा कि आप हदीसों को नहीं मानते, कुरान को मानते। बड़े भाई मुझे एक बात बस बता दो, आप नमाज का तरीका कुरान से साबित कर सकते हो कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, या 5 वक्त की नमाज कुरान से साबित कर सकते हैं आप आयत से? हेलो यार मुझे म्यूट शाहबाज कर भाई। रखा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा नहीं नहीं, अरे सर, सर म्यूट जफर नहीं है। भाई, जफर भाई कोई बात नहीं, आप से मैं बात करता हूँ। जफर भाई, ये जो आपने आयतों के हवाले दिए ना, इन पे हाँ मैं कर लूंगा होमवर्क, तो आप इन पे कोई होमवर्क टाइम करके आप कोई, हमारी अगली जफर स्ट्रीम में आ जी भाई जी जाइए, ठीक है, एक आप मुझे मिनट नेक्स्ट भाई, बताएं जफर किस दिन आप बैठेंगे, बात कर अगले लेंगे इस पे। सैटरडे, अगले जफर सैटरडे हम भाई फिर एक बात मिनट, करेंगे। बस मेरे इसी मेरे टाइम, बड़े उसी भाई। टाइम, जफर भाई एक इसी मिनट, टाइम। सर एक मिनट। हाँ सुन लो, हाँ उनकी भी मोहम्मद सुन लो, शाहबाज अजीम भाई, भाई आप बोलो। हाँ जी 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 जी, बोले देखो मैं अजीम भाई। आपसे बिल्कुल बड़े प्यार से आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान आप कह रहे हैं कि हदीसों को आप नहीं मानते, कुरान हक है, हाँ या ना? हाँ जी कुरान हाँ जी, हक है बोले ना? आगे। जी जी, बोले अपना आप मुद्दा रखें। आप बताते चले, मुद्दा मैं रख ही रहा हूँ ना। कुरान हक है ना? जी जी। कुरान से 5 वक्त की नमाज आप साबित कर सकते हैं, है ना? हाँ या ना? भाई आप, नमाज लफ्ज ही नहीं है कुरान में, अरे तो आपका क्यों उसको ले आए? सलात सलात कर सकते हैं हाँ जी, साबित सलात आप में 5 साबित, वक्त की, जी मैं सलात साबित कर 5 सकता हूँ, वक्त की, उसके ऊपर आप रख फजर लें जोहर जी। असर 5 मगरिब वक्त की इशा। कहाँ, जितनी भी होगी वो आ जाएगी सामने, तो फिर जितनी भी आप होगी एक आ बात जाएगी बताओ, सामने। आप कितनी जब पढ़ते हैं ये तो बता दें, अरे आप यार कितनी पढ़ते हैं? भाई, जफर भाई एक मिनट यार, मैं फंसा जफर के भाई ला रहा हूँ, तुम निकाल देते हो बार। दोनों लगे रहो, दोनों लगे रहो, मैं भी भागने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को शायद हाँ किसी तो और तरह के मोमेंट आप मिले होंगे 5 जो वक्त भाग की जाते पढ़ते हो होंगे। ना? मैं जहां पर मेरी इल्मी काबिलियत कम होगी मैं उसका इतराफ भी कर दूंगा, और जहां पर मैं गलत हुआ मैं उससे माजरत भी कर सुनो दूंगा। तो आप ना, सर। अच्छा मेरा आप ख्याल है फर्स्ट टाइम किसी ऐसे बंदे से आपकी बात हो रही है कि जो पूरा पूरा आपको मौका देगा कि आप अपनी पूरी जहालत का जो है ना इजहार करें, ठीक है ना? देखो अरे शाहबाज कंटिन्यू भाई, करें। भाई आप हम जैसे नहीं बहुत हैं। सारे लोगों को हमने एक्स मुस्लिम बनाया है, आपके नहीं, अंदर मुझे ये नजर आ रहा है, आप सुने मेरा सुने, चैलेंज निकाल है देंगे आपको आपको, बहुत पहले, जफर सुने। साहब मेरा चैलेंज है आपको, आप मुझे एक्स मुस्लिम बनाएं। इसका मतलब मैं आप अंधभक्त ये हैं, मैं आपकी, देखें मेरी बात सुने, मैं नहीं नहीं लाइव ये हूँ। इसका नहीं मतलब नहीं नहीं अंधभक्त आप, हैं आप। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, जफर भाई अंधभक्त नहीं है, ये पहले से एक्स मुस्लिम है अंदर से बंदा। चलो खैर, अब सुने, चले शाहबाज भाई, ज्यादा वक्त हो रहा है, ये चले, हम बस ज्यादा बात नहीं कर मुख्तसर बात पाएंगे। ये है कि देखें, आप मेरे मुतालिक जो भी आप क्या सराई कर रहे हैं ना, वो तकरीबन सारी गलत कर रहे हैं। कोई अच्छा बात चलो, नहीं जफर भाई, अच्छा चलो, वो जो आखिरी हवाले एक दिए बात ना सर। आपने, उस पर बात कर लेंगे। नहीं नहीं उस भाई, पर बात मैं करेंगे, नहीं नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट वीक बात करेंगे उस पर। नेक्स्ट सैटरडे में दिक्कत आऊंगा ये इंशाल्लाह। है। वैसे ना नेक्स्ट सैटरडे ईद होगी, तो उससे आगे रख कोई लें यार, बात नहीं, मेरी उससे कोई उससे नेक्स्ट में आ मसरूफियत है। जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो ठीक है, चलो डन हो गया ठीक भाई, है। चलो डन हो गया। थैंक यू वेरी ठीक मच, है, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जफर भाई आप ना, आप ऐसे बंदों के बीच में ना, आप कम बोला करो यार, ये लोगों से मुझे मजा आता है, अब मेरा दिन बन जाता है। आज तुमने फिर मुझे, अब देखो फजर बोर्ड करके सहरी खानी पड़ेगी, अरे मुझे नहीं उसमें मेरा एक्स रोजा यही मुस्लिम पूरा नजर हो आ रहा है, जाता। मुझे लग रहा है अगर इस बंदे से हम बात करेंगे ना तो ये एक्स मुस्लिम बन जाएगा। नहीं नहीं, ये लोग तो ब्रेन वॉश लोग हैं, इनका ब्रेन पूरी तरह वॉश है। यही लोग हैं जो जा करके फटते हैं बम बांध के। वैसे हमने हमने फटने वालों को भी कन्वर्ट किया है। हाँ जी, मैं सही बता बात दूं, है। जितने जितने हमारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें बता दूं, हमारी एक वीडियो है, उसमें खुद एक बंदे ने जो जिहादी था और जो फटने गया था,
वो भी एक्स मुस्लिम बना है और उसने भी अपनी स्टोरी बताई है, उसकी भी आज भी आपको मिल जाएगी उसकी स्टोरी भी। और हमारे जनरल वाले टैब में मिलेगी आपको, लाइव वाले टैब में नहीं मिलेगी वो। आप उसमें देखिएगा जनरल वाले टैब में, वो बंदा खुद जिहाद करने गया था और बाद में उस बंदे ने इस्लाम छोड़ के वो एक्स मुस्लिम बना है, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो खैर हमें वो नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी उम्मीद। चले अब फटाफट जल्दी से जो लास्ट के कुछ सुपर चैट्स हैं वो मैं पढ़ देता अच्छा, हूँ। बस मैं एक मिनट लूंगा, मैं फिर जा रहा हूँ। मुझे एक वाकया याद आ गया। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत खास थे मेरे, और बहुत ही ज्यादा मतलब 5 वक्त के नमाजी, दीन वाले बड़े थे। तो इस बात पर बात आ गई, कहने लगे कि जी कुरान में हर एक अल्फाज जो है वो सच लिखा हुआ है। तो डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, ये सीमन जो है क्या ये हड्डियों में बनता है? बोले नहीं नहीं, टेस्टिकल में बनता है। मैंने नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हड्डी में बनता है। कहने लगे यार क्या बात कर रहे हो तुम, सीमन हड्डियों में नहीं बनता। मतलब बहुत बहस हुई। मैं 5 मिनट बाद मैं मुस्कुराया और मैं कह रहा, मैंने कुरान की आयत में लिखा है। तो डॉक्टर साहब सिर पकड़ के बोले कि फिर तो सच लिखा है, हड्डियों में ही बनता है। ये है इन लोगों के क्या कहते हैं हरकतें, ये अंधा, इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। ये लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आदमी अगर कोई आदमी खड़े होकर देखो, अब ये बंदा था, ये बंदा, इसे मैंने बोला कि भाई इसमें गुलाम लौंडी की कॉन्सेप्ट है, अब उसे पता नहीं है नहीं है, वो खुद कह रहा है कि मैं जाकर पढ़ूंगा और पढ़ के और अगली बार आऊंगा, यानी वो डाउट में है, उसे खुद नहीं पता। उसके बाद भी वो बंदा ये कह रहा है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझे एक्स मुस्लिम नहीं बना सकते। तो भाई ये अंधभक्ति हो गई ना, इसका मतलब आपने पहले ही अपना दिमाग गिरवी रख दिया है, यानी आपको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। आप खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि आप पढ़कर आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझे एक्स मुस्लिम बना दें। तो इसी को अंधभक्ति कहते हैं। चलें जल्दी से जो लास्ट के हमारे सुपर चैट रह गए वो मैं पढ़ देता हूं। ये कहां तक मैंने पढ़ दिए थे, यहां से पढ़ देते हैं। इन्होंने गुड वर्क बोला था कंप्लीट इस्लामिक नॉलेज जी ने। उसके बाद एक मैसेज है हमारे पंकज गुप्ता जी का, कह रहे हैं कि क्रिएशन जिस काम के लिए क्रिएट की जाती है उस काम को हमेशा क्रिएटर से बेहतर होती है। जैसे बाइक इंसान ने बनाई तो इंसान से तेज दौड़ती है। हाँ, ये भी आजकल बहुत चल रही है इस तरह की चीज। कुछ लोग कैलकुलेटर का भी वो लेते हैं कि कैलकुलेटर जो है वो इंसान से तेज है और इंसान ने बनाया है, तो अच्छी कॉन्सेप्ट है ये भी। योगेश जी ने सुपर स्टिकर भेजा, थैंक यू सो मच। रमेश भंडारी जी का सुपर स्टिकर है, कह रहे हैं सुएज भाई दिमागी अपंग है। वही जो अभी आए थे उन्हीं को कह रहे होंगे, बिल्कुल सही सही पहचाना, दिमागी अपंगी लग रहे हैं वो। गंजन जी का है, कह रहे हैं जफर भाई आपका नॉलेज यूनिक है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। आकाश भाई धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गजानन है सर, वो गजानन। गजानन, अच्छा हाँ, गणेश जी का नाम है गजानन दूसरा। अच्छा, ठीक है भाई, रियली सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत पढ़ दूं, ये थोड़ा रोमन में ना दिक्कत रहती है मुझे। अगर हिंदी में लिखा होता है ना प्योर तो मुझे दिक्कत नहीं है, अगर देवनागरी में हो तो। गोपाल जी हैं, इनका सुपर स्टिकर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आदर्श एक्स मुस्लिम कह रहे हैं जफर भाई लव यू, आपसे बात कैसे कर सकता हूं? देखिए एक्स मुस्लिम साहब अगर आप हैं तो मैं अभी पीछे मैंने अपना ईमेल दिया था, फिर से मैं अपना ईमेल एड्रेस एक बार बता रहा हूँ सभी को, zafarheretic@gmail.com। इस पे आप लोग मुझे ईमेल करें और मैं कहूँगा कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं भाई वो अपनी स्टोरी शेयर करने आगे ज़रूर आए, और ख़ासकर फीमेल, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि फीमेल ज़रूर आए अगर कोई फीमेल स्टोरी शेयर कर सकती है, क्योंकि फीमेल के साथ में अक्सर ये होता है कि वो आ ही नहीं पाती आगे, वो स्टोरी शेयर कर ही नहीं पाती अपनी, क्योंकि एक तो अगर वो घर में रह रही है सपोज, ठीक है, उससे बाहर जाना ही नहीं होता उसका, और वो एक्स मुस्लिम बन भी गई ना तो वो अपनी स्टोरी शेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर वो बाहर निकल के करेगी, कहीं छुप के बात करेगी, किसी ने उसे देख लिया पड़ोसी ने, तो सीधा उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगा देते हैं लोग। यही रीजन है कि लड़कियां नहीं आ पाती आगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लड़कियां जो जॉब करती हैं या जिनका बाहर निकलना हो सकता है या जो कहीं बैठ के आराम से बात कर सकती हैं और अपनी स्टोरी बता सकती हैं, वो लड़कियां जरूर आगे आएं और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए मुझे ईमेल जरूर करें, ठीक है। तो यही आदर्श एक्स मुस्लिम जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि हम ईमेल करें और अपनी स्टोरी
शेयर करने के लिए एक शो शेड्यूल कराएं। भारतीय जी का है एक सुपर स्टिकर, थैंक यू सो मच। अमन नहीं राम, क्या नाम है इनका, रामा अमृत राज, रमा अमृत राज, रामा अमृत राज, इनका सुपर स्टिकर है, थैंक यू सो मच। आनंद केवर जी का है, थैंक यू सो मच। कंप्लीट इस्लामिक नॉलेज, ये हमारी स्ट्रीम में भी आए थे, कह रहे थे जफर भाई ईमान लाओ और दिल से सोचना शुरू कर दो, अल्लाह अकबर, अर्थात अल्लाह दूसरों से बड़ा है। दिक्कत यही है कि हमारे पास दिमाग है सोचने के लिए, अगर ऊपर दिल लगा देता तो सोच लेते भाई। हिमांशु राजपूत जी का है सुपर स्टिकर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया टेटिंग इनका है, कह रहे हैं अच्छा ये तो वो हैं, ये तो मोड है हमारी मीडिया थिंक फॉर लव, अनदर ग्रेट एपिसोड, आज अजीम जी भी ऑन फायर। अजीम भाई फायर में रहते हैं, इन्हें मैं समझाता रहता हूँ कि जरा कम फायर में रहा करो, आज समझाना भूल गया तो ज्यादा फायर में हो गए। अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, कुछ लोग होते हैं ये लातों के भूत हैं, लातों के भूत जो बातों से ना माने, ये बातों से नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं फिर बता दूं कि हमारी जो अपडेट है उसकी सीक्रेट प्रोजेक्ट की, सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है दीन फ्री, ठीक है। दीन फ्री नाम की हमारी ऐप थी प्ले स्टोर पे, जो कि हट गई है वहां से अभी फिलहाल, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो हमें रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि हमें सजेस्ट किया गया है कुछ चेंजेस, उन चेंजेस को करके हम दोबारा से अपनी ऐप को लॉन्च करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमने दूसरा काम स्टार्ट किया है कि अब हम प्ले स्टोर की डिपेंडेंसी को भी खत्म करने वाले हैं। हम अपनी ऐप को इस तरीके से बना रहे हैं, अब फेज 2 पे हमारा काम स्टार्ट हो गया है। उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो ऐप होगी वो आपके ब्राउजर पे इंस्टॉल होगी, ठीक है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो हमने किसी प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। कहीं किसी की कोई बंदिश नहीं है वहां पर। आप बस हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहां से आप हमारी ऐप को सीधा डायरेक्ट अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करें। वो ब्राउजर चाहे आपका एंड्रॉइड में हो, चाहे आईफोन में हो, चाहे आपके लैपटॉप में हो, डेस्कटॉप में हो, किसी में भी हो, वो ब्राउजर पे चलेगी आपके, और बहुत बिल्कुल आपको ऐप वाला फील आएगा उसमें। ऐसा नहीं है वेबसाइट होगी, वो ऐप ही होगी, इंस्टॉल होगी प्रॉपर, आपको नोटिफिकेशन भेजेगी। वो जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो उससे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जो राइटर है वो भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो जो लोग उसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा QR, हमारा UPI वही सब है। बस आप रिमार्क्स में दीन फ्री भी लिख सकते हैं या प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं। तो सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें, इंसानियत हाफिज। अच्छा बस 1 मिनट में जफर भाई एक बात और बोल दूं लास्ट में, जो हाँ हमारे जी, अब ये नए शॉर्ट्स आ रहे हैं ना AI वाले, वो बहुत अच्छे हैं, आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं और बड़ी मेहनत हो रही है उस पे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमें इसका भी सपोर्ट बहुत होगा कि आप उसको शेयर करें और कमेंट करें, तो हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है आप लोगों से और ज्यादा इस तरह की चीजें बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एकदम अजीम भाई ने। हमारी देखिए जो भी हमारी वीडियो आती है ना, आप उस पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। कमेंट भी करते हैं, वो भी बहुत बहुत फायदा होता है उसका भी, क्योंकि उसी से एंगेजमेंट बनती है, ठीक है। तो वो भी आप करें। चलें, सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंसानियत हाफिज।